नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार कौन। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और मेरे साथ मौजूद है चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी और इनके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो और खास मेहमान। आइए आपका तारुफ कराते हैं। आप हमारे साथ प्रदीप सौरभ जी जो राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, साथ ही अजय झा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। विनोद जी, अजय झा साहब, प्रदीप सौरभ साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश पर। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव होने की दस्तक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में जाने कितने ही वायदों की फेहरिस्त लेकर चुनावी मैदान में आने को तैयार हैं। हालांकि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक खेमों की अपनी कई कवायदे बाकी हैं। मसलन किसको टिकट दें, किसको ना दें, ऐसा क्या करें कि जनता हमारी ही पार्टी को वोट दें, और न जाने कितनी ही बातें चुनाव से पहले चुनौती बनकर खड़ी हैं। करेंगे सभी बातों की चर्चा और जानेंगे कि क्या चाहती है हरियाणा की जनता। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। इनेलो 69 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, 18 जाट, 5 पंजाबी और बनियों को मिला टिकट। 2 अहीर 2 मुसलमान भी लिस्ट में। वीरेंद्र के जाने की संभावना से कांग्रेसियों में हड़कंप। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा, चौधरी वजनदार नेता, जाने से जरूर पड़ेगा फर्क। चौधरी वीरेंद्र और कांग्रेस आलाकमान में आंख मिचौली का खेल। बीजेपी में जाने से साफ संकेतों के बावजूद पार्टी नहीं दिखा रही चौधरी को बाहर का रास्ता। झटके पर झटका लगने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को दी नसीहत। कहा, अपने रुख में लाएं लचीलापन, बागियों की बढ़ती फेहरिस्त पर जताई चिंता। भाजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन का मामला उलझा। सीएम को लेकर दोनों दल झुकने को नहीं है तैयार। टूटने की राह पर गठबंधन। बीजेपी प्रत्याशी को मैदान में उतरने के लिए पास करना होगा इम्तिहान। कार्यकर्ता तय करेंगे नेताओं का भविष्य। प्रत्याशी तय करने के लिए करवाया जा रहा है गुप्त मतदान। चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत। सावित्री जिंदल के इलाके में बनाए जा रहे हैं फर्जी वोट। हजकार इनेलो ने भी लगाए फर्जी वोट बनाने के आरोप। और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को मिली राहत। 22 अगस्त तक बढ़ी अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ाई जमानत की अवधि। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम में हर बार हम एक विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र की। तो प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं पुन्हाना के इतिहास भूगोल पर। हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाके में शुमार किया जाता है मेवात, और मेवात के अंदर आने वाला पुन्हाना अपने जिले के सबसे पिछड़े इलाके के रूप में अपनी पहचान तोड़ नहीं पा रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर मोर्चे पर पुन्हाना की कहानी घिसट घिसट कर चलने वाले इलाके की रही है। सरकारी उपेक्षा और पुरानी मान्यताओं ने इस इलाके को आधुनिकता की खुली हवा में सांस लेने का अब तक मौका नहीं दिया है। पुन्हाना में वैसे तो अपनी पहचान के लिए कुछ नहीं है बताने को, लेकिन शाह चोखा की मजार अपने में कई अफसाने लिए हुए है। कहते हैं कि बादशाह अकबर को शाह चोखा ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और सलीम का जन्म हुआ था। कहा यह भी जाता है कि शाह चोखा की मौत के बाद अकबर ने ही उनकी मजार बनवाई थी। पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र गुड़गांव संसदीय सीट का हिस्सा है। पुन्हाना विधानसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई। परिसीमन के बाद फिरोजपुर झिरखा और नूह के कुछ हिस्सों को मिलाकर इसे बनाया गया। मेवात और पलवल जिले की सीमा पर स्थित पुन्हाना में 13 वार्डों की एक छोटी सी नगर पालिका है। पुन्हाना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,49,948 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 81,594 है
और महिला मतदाताओं की संख्या 68,354 है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनावों में इनेलो को जीत मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में भी इनेलो ने यहां अपनी बढ़त को कायम रखा। आने वाले विधानसभा चुनावों में इनेलो अपनी पुरानी बढ़त बनाए रखेगी कि नहीं, इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खोज इंडिया। तो ये था पुराना विधानसभा क्षेत्र का इतिहास और भूगोल। तो 2009 के डिलिमिटेशन में परिसीमन के बाद वजूद में आया है और पुराना विधानसभा क्षेत्र 2009 के बाद से ही लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा है। और इससे पहले कि इस विधानसभा क्षेत्र पर आगे की चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, आज का सर्वे हम आपके सामने रखें। विनोद जी से गुजारिश करूंगी मैं कि वो पुराना विधानसभा क्षेत्र का डब्बा पहले खोलें। मुमताज, आज हमारे पास पुराना से भी बड़ी खबर है कि हरियाणा में चुनाव आयोग ने अभी पुराना का डिब्बा, पहले मैं जरा मेहमानों से इजाजत ले लूं, खोल दें तो इससे फ्री हो जाएं तो हम चर्चा करेंगे। हरियाणा में बेशक चुनाव आयोग ने चुनाव अभी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने आज 62 उम्मीदवारों की सूची जारी करके चुनाव की घोषणा अपनी तरफ से कर दी है। साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल ने हजका भाजपा पर दबाव भी बना दिया है, जोड़ो या तोड़ो। अब हजका भाजपा को जल्दी फैसला लेना होगा। हम इन 62 टिकटों की भी चर्चा करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने इस बार कुछ वैसा किया है जो पहले कभी नहीं करती थी। जाति, पैसा, एजुकेशन, रिश्ते नाते, बड़े गांव, छोटे गांव, महिलाएं और यूथ, इन सब चैप्टर्स को, जो चैप्टर 1% वोट बढ़ा सकता है कैंडिडेट अलॉट करने में, कैंडिडेट को टिकट देने में, उन चीजों का ख्याल रखा गया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने महिलाओं को काफी टिकटें दी हैं, 62 में से 10 टिकटें दी हैं। लेकिन एक जुदा बात यह भी है कि जहां उनको महिला नहीं मिली तो वहां उसके पति को होल्ड कर दिया गया और पत्नी को टिकट दे दी गई। जैसे अशोक कश्यप करनाल जिले से एमएलए थे, उनकी टिकट काट के उनकी पत्नी को टिकट थमा दी गई। बोवानी खेड़ा में मनमोहन भूटाना को होल्ड करके उनकी पत्नी को टिकट दी गई। ये सब इशू हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। और दूसरी खबर ये है, हमने अब तक 13 विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे किया है, जिनमें से इंडियन नेशनल लोकदल ने आज 9 विधानसभा क्षेत्रों की टिकटें डिक्लेयर की हैं। 9 में से 6 उन उम्मीदवारों को टिकट मिला है जो इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में, हमारे सर्वे में जनता की पहली पसंद थे। नूहू, बहादुरगढ़, अटेली मंडी और सोहना की टिकट घोषित नहीं हुई है, जबकि हम उनका सर्वे कर चुके हैं। बाकी 9 में से हमने कहा कि नारनौल से भानाराम सैनी या उनकी पुत्रवधू कमलेश सैनी, इंडियन नेशनल लोकदल ने कमलेश सैनी को टिकट दिया है। हमारे सर्वे में रेवाड़ी से सतीश यादव पहले नंबर पर थे, इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको टिकट दिया है। हमारे सर्वे में कोसली से जगदीश यादव नंबर 1 पे थे, उनको टिकट दिया गया है। पलवल से सुभाष चौधरी हमारे सर्वे में नंबर 1 थे, उनको टिकट दिया गया है। बादली से स्वर्गीय धीरपाल की पत्नी सुमित्रा दहिया, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जनता की पहली पसंद थी, उनको टिकट दिया गया है। हथीन से केर सिंह रावत को टिकट दिया गया है, वो हमारे सर्वे में नंबर 2 पे थे, जनता की पसंद में नंबर 2 पर थे। पहले पर राजेश बहीन थे। केर सिंह रावत को टिकट मिलने के बाद खबर यह भी है कि हथीन में लोकदल के लोग, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग बड़ी बगावत कर सकते हैं। लुहारू से ओम प्रकाश गोरा और बेरी से संतोष यादव को इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट मिला है। इनका नाम हमारे बैलेट बॉक्स की सूची में नहीं था। कुल मिला के 9 में से 6 खोज इंडिया की खोज वाले लोगों को टिकट मिला है। अब पुराना में आज देखते हैं कि हम मोहम्मद इलियास को टिकट मिला है और हमारा सर्वे उनके बारे में क्या बोलता है। फिलहाल मैं पुराना से जिन लोगों को हमने सर्वे में शामिल किया है उनका नाम अनाउंस कर रहा हूं। पुराना से हमने हाजी अख्तर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इकबाल जेलदार, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अलीम खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फारूक केरका, इंडियन नेशनल कांग्रेस, माकूद सिकरावा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आजाद अहमद कांग्रेस, सुभान खान कांग्रेस, इब्राहिम इंजीनियर कांग्रेस, शफी हजका, शफी सरपंच हजका,
भूरू सरपंच हजका, मोहम्मद इलियास खान, इनका टेस्ट आज होगा, इनको टिकट मिल चुकी है। INLD हनीफ सरपंच बीजेपी, नारायण सरपंच बीजेपी। शायद INLD से नाम भी सिंगल है और ऑटोमेटिकली वो सर्वे में नंबर 1 ही आएंगे जब नाम ही सिंगल है। तो दया बढ़ाना बीजेपी और रईसा खान इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। साहिब खान पटवारी पुराना से मुमताज ज्यादा जानती होगी कि ये भी इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहे हैं। जी जरूर, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार उतरे हैं मुमताज। बिल्कुल, लेकिन कुल जमा ये विनोद जी की पुराना विधानसभा क्षेत्र से देखा जाए तो अगर कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की, दावेदारों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है और कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही मुश्किलें पेश आने वाली हैं जब कांग्रेस पुराना विधानसभा क्षेत्र का टिकट फाइनल करेगी। विनोद जी, तब तक हम पुराना रिकॉर्ड देख के ये बता दें कि अब तक बतौर मुख्यमंत्री कौन पॉपुलर चल रहा है और बतौर पार्टी कौन पॉपुलर चल रही है। कल का हिसाब किताब लगा के इंडियन नेशनल लोकदल 5,38,000 पार्टी की पॉपुलरिटी का सर्वे है ये, 5,38,045 वोट लेकर नंबर 1, कांग्रेस 5,36,133 पर नंबर 2, बीजेपी 4,35,366 के बाद नंबर 3, हजका 1,06,585 के बाद नंबर 4। बीजेपी और हजका जुड़ जाते हैं तो ये आंकड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के लगभग बराबर बैठता है। इसी तरह पॉपुलर सीएम में अब तक 13 सीटों में कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा पॉपुलर है बतौर सीएम, उसका भी लेखा जोखा कर लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला 6 लाख क्रॉस कर गए, 6,29,000। ओम प्रकाश चौटाला 6 लाख क्रॉस कर गए, नंबर 1 पे है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4,96,632, 5 वोट का नहीं, मुझे लगता है ये फिगर गलत है, 5,29 होना चाहिए, 6,29 है, 5,29 है, केवल 30 भी 5,29। हाँ 5,29, मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मिस प्रिंट है। 5,29, केवल 30,000 वोटों का दो बड़े नेताओं के बीच में अंतर है। राव इंद्रजीत सिंह भी बढ़ते बढ़ते बढ़ रहे हैं, 2,31,485। रामविलास शर्मा कल टोहाना खुली थी, वहां से उनको अच्छे वोट मिले थे, उनका खाता भी बढ़ रहा है, 50,000 क्रॉस कर गए। 57,866। कुलदीप बिश्नोई रामविलास शर्मा से दुगने चल रहे हैं, 1,02,400। अदर्स 2,7 और कोई सीएम पसंद नहीं, वो भी 2.5 लाख से कम नहीं है। प्रदीप जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने आज 62 टिकटें अनाउंस कर दी हैं, पहली प्रतिक्रिया किस पर दबाव? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अघोषित चुनाव है जी, और इन लोगों ने ऐलान कर दिया है आज विधिवत इस महाभारत में अपने अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में ले लिए हैं जी। और ये बहुत सीधा सी बात होती है कि जो ऐसे मामलों में पहला इनिशिएटिव लेता है तो वो आगे ही दिखता है, और 1-2 उम्मीदवार नहीं, 62 उम्मीदवार। अब इसमें क्या है कि जो भी टूट फूट होनी है, बगावत होनी है, जो समझाना है, बुझाना है, डांटना है, फटकारना है, वो सब काम के लिए नहीं, देखिए इस पार्टी को काफी मौका मिल जाएगा। लगभग 15 दिन से जब से ये शो ऑन एयर हुआ है, हम तो तब से कह रहे हैं इशारा मिला, यानी 60 टिकटें में बार बार बोल रहा था कि 60 डिसाइड हो गई, 2 ही बढ़ी है। जिन 60 को इशारा मिला है वो तैयारी कर लें, जिनको इशारा नहीं मिला है वो मान लें कि उनकी टिकट कट गई है। बीजेपी और हजका पर इस लिस्ट का, कांग्रेस का तो देखिए तय है, उनको जिनको टिकटें देनी है ऑलमोस्ट उनका तय है। प्रॉब्लम आएगी तो हजका भाजपा को, क्योंकि एक बार अभी गठबंधन भी क्लियर नहीं है, होगा कि नहीं होगा, टूटेगा कि जुड़ेगा। हजका भाजपा पे क्या दबाव पड़ेगा इस लिस्ट का? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा था ना कि INLD ने जो अपने सीटों का ऐलान कर दिया है, और भाजपा और हजका अभी वीरेंद्र सिंह यही सब में फंसी हुई है, वो किस दुनिया में जी रहे हैं? ये चुनाव है, और सीधे सीधे आज जो खबरें आ रही हैं इस गठबंधन को लेकर कि वो दरकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब वो दरक रहा है तो ये जो इनिशिएटिव होगा, तो जो जिन लोगों को मुहर लग गई है, जो लोग चुनाव मैदान में अब अपना लाव लश्कर के साथ कूद पड़ेंगे, वो उनका जनसंपर्क, उनका कार्यकर्ता सम्मेलन, ये सब उनको काफी स्पेस मिल गया है। और अभी आप सीटों के बारे में भी तय नहीं कर पा रहे हैं, आप ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह को हम कितनी सीट देंगे, आप ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि हजका को हम 2011 के समझौते पे कायम रहेंगे कि नहीं कायम रहेगा, आपका सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। इस मामले में मुझे लगता है कि
इसमें जो सबसे ज्यादा घाटा होने वाला है ये भाजपा को भी होने जा रहा है, चूंकि वो विलंब कर रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली बर्ड गेट्स द बॉर्न। तो सबसे पहले जो चिड़िया आ गई उसी को खाने को मिल गया, तो इनको बहुत फायदा होगा। आपने शुरू में अपने अनाउंस कर दिया है, अभी जो इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ है, 2 महीने कम से कम अभी चुनाव में बाकी है, अनाउंस कर दिया। तो इनके जो 62 उम्मीदवार हैं उनको काफी वक्त मिल जाएगा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखने की। मेरे कई सवाल अलग अलग हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने जहां पे किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ नाराजगी थी उसको बदला है। बदले में इन्होंने कई कंसिडरेशन रखे, जैसे हम सिरसा जिला से शुरू कर लेते हैं। सिरसा में अभी एक टिकट तो अभय सिंह चौटाला फिक्स है। डबवाली अजय सिंह सिटिंग एमएलए हैं, उनका इंतजार किया जाएगा कि उनको जेल से मुक्ति मिलती है या नहीं, इसलिए डबवाली अनाउंस नहीं की है। कालांवाली पिछली दफा कैंडिडेट इनेलो का था लेकिन सिंबल अकाली दल का था, कालांवाली अनाउंस नहीं की गई है, छोड़ दिया गया अकाली दल के लिए। ऐसे ही अंबाला विनोद शर्मा के खिलाफ भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया, शायद वो भी अंबाला सिटी वो भी अकाली दल के लिए छोड़ा गया है। रानिया से रामचंद्र कंबोज को टिकट दिया गया है। और जो मैं इंडियन नेशनल लोकदल की जो मैंने एक वर्ड बोला कि जो पहले कभी नहीं किया करते थे, इस बार वो किया है। उनमें से एक सीट रानिया भी है। रानिया में रामचंद्र कंबोज ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। पहले इंडियन नेशनल लोकदल ज्यादा पढ़े लिखों से परहेज करती थी, एक चेंज। रतिया में भी पढ़े लिखे उम्मीदवार को उतारा गया है। रतिया रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट्स पे भी ध्यान दिया गया कि जनरल शिकायत होती थी कि यार रिजर्व सीट पे ऐसे उम्मीदवार उतार देते हैं जहां जो कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाते, वो ध्यान दिया गया है। रामचंद्र कंबोज के मामले में 2 ध्यान दिए गए हैं। वो बाबा राम रहीम के भी करीब रहे हैं और कंबोज जाति के गुरु भूमन शाह के भी करीब रहे हैं। तो 2 गुरुओं का मैं जो इंडियन नेशनल लोकदल की कैलकुलेशन देख रहा हूं, जातीय समीकरण, एजुकेशन, ग्राउंड पे पैसा, कितनी पैसे वाले पे आऊंगा, मक्खनलाल सिंगरा उस सीट पे भी आऊंगा, और उनके धार्मिक रिलेशन, इस सारी चीजों का कॉम्बो पैक बनाया गया। जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां कॉम्बो बेचती है ना, इस कॉम्बो का क्या फर्क, क्या फायदा होगा, या जिसकी टिकट काटी है वहां से इनेलो को नुकसान हो सकता है। देखिए, एक चीज बहुत समझने की है, आखिर ऐसा इनेलो में क्या हो गया है जो ये बदलाव देखने को आ रहे हैं। जब हम इस बुनियाद पे चर्चा कर लेंगे तो ये चीजें बहुत धीरे धीरे समझ में आएंगी, परतें खुलने लग जाएंगी। इनेलो के अंदर चौथी पीढ़ी काम कर रही है जी, और जब चौथी पीढ़ी काम कर रही है, जो उसका वार रूम है, आपने देखा ही है उसका वार रूम, उसके तौर तरीके में देखा नहीं, लेकिन जो उसका वार रूम है, जो उसके प्रोफेशनल तरीके, ये इलेक्शन मैनेजमेंट के तरीके से चुनाव इस बार इनेलो लड़ रही है। और इसमें एक जिक्र 15-20 दिन से तक मुमताज नहीं थी, एक जिक्र में 15-20 दिन से कर रहा था कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल सुखबीर बादल की ट्रेनिंग से चल रहा है। जो पिछली बार सुखबीर बादल ने कांग्रेस को हराने के लिए चौसर बिछाई, ठीक सुखबीर बादल का इम्पैक्ट है। कितना इम्पैक्ट और कितना फायदा सुखबीर बादल की ट्रेनिंग का इनेलो को हो सकता है? देखिए, सुखबीर बादल सिर्फ ये नहीं है, मतलब वो एक मॉडर्न वे है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप उसको इंक्लूसिव बनाए। वही हुआ था अकाली दल के साथ, वो सिखों की पार्टी से आगे निकलकर पूरे पंजाब की पार्टी बन गई थी, उसका फायदा मिला, उसमें हिंदू भी आए, दूसरे भी साथ में आ गए। वही हो रहा है इन लोग के साथ आज। उन्होंने जहां जहां कांग्रेस कमजोर थी जी, या थोड़े से मार्जिन पे थी, वहां इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े करे, उनको फंडिंग की और कांग्रेस का वोट काटा। विनोद जी, ये बहुत पुरानी पद्धति है, और आपके हरियाणा में भी फूल वाली कांग्रेस, फूल वाली बीजेपी, कांग्रेस करा करती थी, लेकिन इनेलो नहीं करा करती। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पद्धति है पुरानी है, और ये जो रिजल्ट आया है 62 लोगों की जो दावेदारी साफ की है इनेलो ने, मुझे लग रहा है कि उन्होंने ग्राउंड पे जाकर एक एक डाटा को इकट्ठा किया है। और डाटा की अगर हम बात करें तो आप अपने अगर सर्वे को देखें तो जो ग्राउंड से जो आपका डाटा आता है, जिसकी खबर आप, चलिए हम सिरसा जिला को कंप्लीट कर लेते हैं। सिरसा जिला से इंडियन नेशनल लोकदल ने गोपाल कांडा को जबरदस्त चुनौती देने की कोशिश की है। इंडियन नेशनल लोकदल ने वहां अग्रवाल समाज के मक्खनलाल सिंगला को गोपाल कांडा के खिलाफ उतारा है। मक्खनलाल सिंगला वो व्यक्ति है जिनका अपना सम्मान तो है, लेकिन ऐसा कोई शहर नहीं और ऐसी कोई सरकार नहीं जहां पे मक्खनलाल सिंगला की शराब ना बिकती हो, मतलब मक्खनलाल सिंगला का ठेका ना हो। पिछले 15-20 साल 30 साल से मक्खन सिंगला हरियाणा के हर शहर में उपलब्ध है। यह डायरेक्ट
चाहे इनडायरेक्ट मक्खन सिंगला जरूर मिलेंगे, देसी में मिलेंगे नहीं तो वलैती में मिलेंगे जरूर। सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो, बंसी लाल की हो, किसी की हो। और ये मक्खनलाल सिंगला क्यों सड़कों पे मिलेंगे, तो उन्हीं की कच्ची तो दी मक्खनलाल सिंगला क्यों? ऐसा नहीं है कि हरियाणा में मक्खनलाल सिंगला से अमीर आदमी नहीं है। पैसा कमाने का और खर्च करने का एक स्टाइल होता है। बहुत से व्यक्तियों के पास पैसा है लेकिन उन्होंने उस तरीके से कमाया है, उसको खर्च करने का दिल ही नहीं करता। वो बड़े किफायत से कमाया, बड़ी मुश्किल से कमाया। मक्खनलाल सिंगला के पास जो पैसा है वो मस्ती से कमाया हुआ है और वो मस्ती से ही खर्च करेंगे। गोपाल कांडा भी पैसे के दम पे चुनाव जीते रहे। इनेलो ने पैसे वाले को पैसे वाले से और अग्रवाल को अग्रवाल से चुनौती दिलवाई है। ये नया मैकेनिज्म इनेलो का कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, खतरनाक नहीं साबित होगा, इसके लिए खतरनाक कहना मुझे नहीं लगता कि उचित है। ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि जिन वोटों से, जिन वैश्य वोटों से कांडा जीत जाया करते थे इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, उस पर ही हमला कर दिया है। और जो किसी भी समुदाय का जो वरिष्ठ आदमी होता है, खासकर धन रखने वाला आदमी, जो उनके समाज के होती है, अग्रवाल समाज है, उसका जो पैसे वाला कि भाई चंदा उंदा मिलता रहेगा, इसको अध्यक्ष बना दो, तो उनका एक प्रभाव उस समुदाय के अंदर होता है। अगर कांडा उस समुदाय में पैसे से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो सिंगला साहब भी उस पैसे की तोड़ को उस तरह का जवाब देंगे। तो ये जो उस समुदाय को, उनके पास पैसा ही ऐसा है जो मस्ती से खर्च किया जा सकता है, बेफिक्र होकर खर्च किया जा सकता है। नहीं, देखिए जी बिल्कुल जायज बात है। और विनोद जी, अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी कहें, तमाम जितनी भी चर्चा हुई, ये जो 62 कैंडिडेट्स हैं, अजय झा साहब आपसे मेरा यही सवाल है कि ये जो 62 कैंडिडेट हैं इनेलो ने जो अभी डिक्लेयर किए हैं, एक तरीके से आखिर में इनेलो ने तमाम तरह के एक्सक्यूजेस, तमाम तरह के बहाने भी खत्म किए हैं इन 62 कैंडिडेट्स के लिए कि वो आखिर में ये ना कहें कि वक्त कम था वरना ये हो जाता, वरना वो हो जाता। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। हमें अभी देखना यह है कि पहले तो 28 सीटें जो बाकी हैं उस पर उनकी क्या रणनीति होगी, वो क्या करेंगे। दूसरी बात, ऐसे भी हुए बहुत ऐसे, अब विनोद जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो हमारे सर्वे में नंबर 1 आ रहे थे लेकिन जो दूसरे तीसरे पायदान पर थे, जो जिनका नाम भी नहीं था, उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो क्या ऐसी स्थिति में बगावत होगी? एक देखना होगा, अगर आपको जल्दी से आपने टिकट दे दिए हैं तो आप कैंडिडेट्स को तो आपने ठीक है उसको दे दिया, बहुत वक्त दे दिया, रिबल्स को भी आपने बहुत वक्त दे दिया कि तुम भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर मैदान में कूदना चाहते हो तो कूद लो। तो एक रिस्क फैक्टर भी उसके साथ लगा हुआ है। अगर टिकट आप देर से अनाउंस करते हैं, ठीक चुनाव के पहले आप अनाउंस करते हैं, उस समय रिबल्स को टाइम बहुत कम मिलता है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। लेकिन एक नई फिलॉसफी ये है कि रिबल्स को अगर आप बहुत जल्दी टिकटें अनाउंस कर देते हो तो जिनको विद्रोह करना है उनको विद्रोह करने का पूरा टाइम मिलना चाहिए। और धीरे धीरे जब चुनाव आता है तो विद्रोह करने वाले की ताकत घटती जाती है, कभी बढ़ती नहीं है। वो एक आधा केस होता है जहां पे बहुत बड़ा कोई गलती हो जाए तो मूवमेंट हो जाता है। अदरवाइज जो रिबल के साथ जाते हैं वो धीरे धीरे, आधे लोग जो है ना चुनाव आते आते पार्टी फोल्ड में वापिस आ जाते हैं। बहुत कम केसेज होते हैं जहां कोई चीजें मूवमेंट का रूप ले लें, मतलब उनकी बैलून की हवा निकल जाती है। बैलून की हवा लगभग निकल जाती है। फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल ने इस दफा दलित कैटेगरी पे बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने मायावती पे भी ध्यान दिया है और नॉन मायावती वोटर्स पे भी ध्यान दिया है। 11 टिकटें अभी तक अनाउंस हुई हैं। ए कैटेगरी, जिसमें ए कैटेगरी के सारे दलित आते हैं, वो काफी हैं, 40 का ग्रुप है। और बी में केवल एक समुदाय है दलित का, उसमें 7। और बी कैटेगरी का जो वोटर है, हरियाणा में जाट और पंजाबी के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो बल्क में वोट है वो बी कैटेगरी के, वहां पे 7 टिकटें दी हैं। यानी टोटल हरियाणा में 17 सीटें रिजर्व हैं। 11 टिकटें अनाउंस हो गई हैं। 6 में लगता है 2 ए और आएंगे और 4 बी और आएंगे। ये जो संतुलन है ये इन एडवांस क्या मदद कर सकता है पार्टी को? देखिए, मैं इससे बियॉन्ड जाना चाहता हूं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब सुरक्षित सीट ना हो लेकिन फिर भी वहां पर ए और बी कैटेगरी के लोगों को वहां पर खड़ा किया जाए। क्या उस जमात से, उस जाति से इतने मजबूत नेता निकलेंगे जो सबको मान्य होंगे? क्यों उनको रिजर्व कैटेगरी में ही लड़ना पड़ता है? अभी तक वो मॉडरेट एंड इनोवेटिव सोच है। इसमें प्रदीप जी की राय लेते हैं कि भारत में क्या ये संभव है? देखिए, सब लोग कहते हैं कि महिलाओं को 33%, 50% भागीदारी मिलनी चाहिए। संसद के अंदर भी बहस होती है और विधायक उसका संबंधित विधेयक कितने बार गिर चुका है वहां पर। मुझे अगर इस आदर्श वाक्य को मान लिया जाए कि ऐसा हो जाए, राम राज आ जाए, अच्छे दिन आ जाए,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, लेकिन एक उदाहरण है, अभी मैं बोल रहा हूं, सुशील कुमार सिंधे जी, वो जनरल कैटेगरी से हमेशा लड़े हैं और जीते हैं, इस बार चुनाव हार गए। दूसरी ऐसे बात है, आपको और उदाहरण दे देता हूं कि बहुत सारे आईएएस अफसर हैं, देश का लिंडो, गृह मंत्री भी चुनाव हार गया। क्या मोदी की क्या हवा थी यार, देश का गृह मंत्री भी लेकिन जो भी चुनाव है हार वो गया। सुरक्षित सीट से कभी नहीं लड़े। जी, लिंग दो, जैसे कि वो ट्राइबल कोटे में आते थे, उनका रिजर्व है, वो जनरल कोटे से आए। और एक कर्नाटक में एक जाति होती है जिसके प्रधानमंत्री भी इस देश के अंदर हुए, देवगौड़ा। तो जो गौड़ा समुदाय के लोग थे वो इतने संपन्न हो चुके थे, उनके गांव की पंचायत ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमें इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए, और आज वो पिछड़ी जातियों में वो नहीं आते। हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा ही उदाहरण है। एक नई चीज आपको बताता हूं, उससे पहले मुमताज मुझे लगता है थोड़ी देर में ब्रेक की धमकी देने वाली है, तो मुमताज की धमकी आई उससे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। आदमपुर में कुलबीर सिंह बेनीवाल को टिकट देकर हल्के के अंदर हल्का बनाने की इंडियन नेशनल लोकदल ने कोशिश की है। कुलदीप बिश्नोई के लिए बड़ी चुनौती पेश की है। आदमपुर में पिछले डिलिमिटेशन में भट्टू हल्का तोड़ा गया था, उसके काफी गांव भजनलाल की ताकत को न्यूट्रलाइज करने के लिए भट्टू हल्के के गांव, क्योंकि भट्टू लोकदल के प्रभाव क्षेत्र का हल्का था जहां से संपत सिंह चुनाव लड़ते थे, भजनलाल की ताकत को कमजोर करने के लिए भट्टू के काफी गांव आदमपुर में डाले गए और कुछ फतेहाबाद में डाले गए। इसीलिए फतेहाबाद की टिकट भी डिक्लेयर नहीं की गई। हो सकता है इस बार फतेहाबाद से किसी जाट को टिकट दिया जाए, क्योंकि 2 लाख में से 70,000 अकेले जाट हैं। आदमपुर से कल शामिल किया गया कुलबीर बेनीवाल को, कांग्रेस के व्यक्ति थे, इनको टिकट थमा दिया गया। कितनी बड़ी चुनौती कुलदीप बिश्नोई के लिए हो सकती है प्रदीप जी। देखिए कि भट्टू वर्सेज आदमपुर हो जाएगा, मतलब कितनी माइक्रो मैनेजमेंट है टिकटों के बंटवारे में। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, भट्टू वर्सेज आदमपुर चुनाव, वहां भट्टू वर्सेज मैं आदमपुर लड़ा आपसे जाएगा। शुरुआत ही मैंने इस बात से करी कि जो ये मैनेजमेंट है, ये जो देवीलाल परिवार है उसकी नई राजनीति का संकेत है। तो एक एक चीज का मैंने कहा ना कि एक एक डाटा को उन्होंने देखा है कैसे, और डिलिमिटेशन जो हुआ है, इस बार डाटा मैनेजमेंट पे भी खेले हैं ये लोग। नहीं, डाटा मैनेजमेंट पर खेले नहीं है, डाटा मैनेजमेंट के जरिए ही टिकट को फाइनल किया गया है। और ये मतलब आसान नहीं है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट इस पार्टी में कट गए। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। डाटा हर एक पार्टी के पास हो। राहुल गांधी ने बहुत डाटा मंगाया, कंप्यूटर में फीड किया, लेकिन उसका अंजाम क्या निकला? ढाक के 3 पात। तो डाटा को कैसे आप एनालिसिस करते हैं? मोदी का डाटा मैनेजमेंट ज्यादा बेटर था। जी हाँ, तो अब डाटा ये हाँ, वो देखो, डाटा ही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं है। वो आप जब डाटा की बात करेंगे तो डाटा मोदी का कामयाब हो गया, तो जो प्लस होता है। बरवाला हल्के से हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल ओबीसी को टिकट देता रहा है या जाट को टिकट देता रहा है। बरवाला डिलिमिटेशन में एक तो बरवाला शहर है 35,000 वोट, और कुछ हिसार शहर के वार्ड है 50,000 वोट है। पहली दफा ये खेल खेला गया कि बरवाला से पंजाबी को टिकट दिया जाए और जाट उसको वोट डाल दे तो ये सीट निकल जाए। ये सरकार बनाने की तरफ जो टोटा इनेलो को पड़ता है 8-10 सीटों का, शायद इस माइक्रो मैनेजमेंट से उन सीटों को जीतने की कोशिश की गई है। मेरे पास मुमताज पहला राउंड है, अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप फ्री हैं, अदरवाइज मैं पहला राउंड अनाउंस कर दूं। जी जी, आप पहला राउंड बताइए हमारे दर्शकों को। विनोद जी, क्या नतीजे हैं पहले राउंड के? पुनः हाजी अख्तर आईएनसी 8 वोट, इस इलाके की वोट वैल्यू 240 है। इकबाल जेलदार 3 वोट 720, अलीम खान 2 वोट 480, फारूक 3 वोट 720, एजाज अहमद, ये सब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पहली लिस्ट में, एक शख्स को केवल 0 मिला है। एजाज अहमद 4 960, सुभान खान 7 1680, इब्राहिम इंजीनियर को वोट नहीं मिला है, शफी सरपंच को 1 वोट और भूरू सरपंच को भी 1 वोट। ये दोनों हजका के उम्मीदवार हैं। अब चलते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार। पहले राउंड में सिटिंग एमएलए मोहम्मद इलियास, जो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं, उनको आज टिकट मिल चुकी है और वो सर्वे में पहले राउंड में भी नंबर 1 है। 26 वोट मिले उनको, 6240। हनीफ सरपंच को 11 वोट, बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी इतने वोट ले रही है, बड़ी अच्छी बात, 2640। नारायण सरपंच भी बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, 960। दया भडाना भी बीजेपी की टिकट मांग रही है, 480। और रहीसा खान इनेलो के, मुमताज पुराने साथी रहे, इनेलो में थे ना जी? रहीसा खान जी, रईसा खान ने सिर्फ अफवाहों को हवा दी थी कभी भी इनेलो में शामिल होने के लिए, लेकिन बाकायदा कहिए तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन क्लोज थे जी, इनेलो के। बिल्कुल नजदीकियां थी लेकिन शामिल नहीं हुए और थे। वो इंडिपेंडेंट लड़ने की घोषणा कर चुके हैं।
उनको भी 25 वोट मिले हैं। इनेलो को रईसा खान मुकाबला देते हुए पहले राउंड में नजर आ रहे हैं। साहब खान पटवारी पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, इस बार लड़ने की इच्छा रखते हैं। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे कह नहीं सकते, लेकिन उनको 3 वोट मिले हैं, 720 पहला राउंड। और मुमताज, आप उसी इलाके से आती हैं जी, आप ही बता दीजिए कि मुकाबला किस किस में रहने वाला है। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन उससे पहले खास चीज का जिक्र यहाँ पर करना बेहद जरूरी है प्रदीप साहब कि पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर ज्यादातर जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो हल्के से ही आते हैं, हल्के से बाहर के नहीं है। लेकिन दया भड़ाना जिनका जिक्र भी आपने किया यहाँ पर, वो हल्के से बाहर की हैं, हल्के से बाहर की, लेकिन वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, वोट भी अच्छे खासे उन्होंने लिए हैं। और सिंगारिया जो वोट है, तकरीबन 28,000 वोट पड़ते हैं उस हल्के में। सिंगारिया वोट जो है वो दया भड़ाना ही अपने खाते में ज्यादातर लेकर जाती हैं कि शायद उस इलाके से बहू होने का वो कुछ फायदा उठा लें। चलिए दूसरा राउंड आएगा, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पर ब्रेक से लौटेंगे तो खोज इंडिया की खास पेशकश टिकट का हकदार जारी रहेगा। लेकिन ब्रेक से पहले विनोद जी, पुन्हाना के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र जो है वो जगह में कम है लेकिन वोट यहाँ पर बहुत ज्यादा है जी। लेकिन वैसे छोटा है, साइज में छोटा है जी जी, और वोट ज्यादा है। हाँ जी, तो 2009 के चुनाव में भी बेशुमार कैंडिडेट्स थे यहाँ पर, और लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब महज 3 या 4 हजार वोट पर भी हार और जीत हो जाएगी। हार जीत हो सकती है। मुमताज, आपका क्वेश्चन वैलिड। मेहमानों के पास चलते हैं, जहां इलाका छोटा हो, वोट ज्यादा हो और बेशुमार कैंडिडेट आ जाएं, तो वहाँ के चुनाव के हालात क्या होते हैं? देखिए, बहुत साधारण सा गणित है कि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इलाका छोटा होता है तो उनके पॉकेट्स होते हैं कि फला आदमी इस गली में, इस वार्ड का पॉपुलर है, इस गांव का सबसे तगड़ा आदमी है, वो इस गांव का, जिसको हर जगह से पॉकेट में थोड़ा थोड़ा भी मिल जाता है वो धक्के से निकल जाता है। और जीत और हार का डिफरेंस बहुत ऐसी सीटों में, इस तरह के चरित्र वाली जैसे मुमताज कह रही थी, पिछली दफा पुन्हाना में हार जीत कितने में हुई थी? जी, पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और हार और जीत का मार्जिन भी बहुत कम था। और आपको बता दें प्रदीप जी, इस बार भी लगता है कि सर्वे के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हमारे सर्वे में शामिल हैं, उसके अलावा भी लास्ट मोमेंट तक आते आते इन कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। ज्यादातर तो निर्दलीय सामने आ जाएंगे। पिछली दफा पुन्हाना में इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा में कड़ा मुकाबला था। दयावती बढ़ाना 2% का फर्क था, 3% का फर्क था। दया बढ़ाना 19.92 यानी 20 से थोड़े से कम, और इंडियन नेशनल लोकदल के मोहम्मद इलियास, जिनको इस बार टिकट मिली है, और इलियास में वोट हासिल करने की कुछ खासियत है, कुछ अपने अलग तरीके हैं, अलग अंदाज है। उस पर ब्रेक के बाद चर्चा हम जरूर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पर खोज इंडिया में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बात कका न्यू क्यों करे, क्यों भाग रहा है? काले यार से पकड़ के ले जाएंगे मन, पकड़ के ले जाएंगे? न्यू क्यों कर पकड़ के ले जाएंगे? तूने क्या मैं कसूर कर रखा से? अरे मन कर्जा ले रखा था, वो भी बन ना पाया। ओहो कका, वो वक्त गया जब सरकारी कर्जा ना भरने पर हथकड़ी लाकर पकड़ के ले जाया करते और बेइज्जती कराया करते। इस सरकार ने इसी बढ़िया स्कीम चलाई है, जब मजबूरी के कारण कोई किसान सहकारी कर्जा टाइम पे ना देने पावे तब हथकड़ी नहीं लगेगी, और यह प्रथा खत्म करके हमारा किसाना का सम्मान कराया से और इज्जत रखी से। फिर ये क्या करना है से भाई? अरे ताऊ जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अब की बार जो अपना कर्जा एक मुश्त में भर देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। शुक्र से भाई जो तनया बात बता दी, और शुक्र से सरकार का जिसने हमारी है चिंता मिटा दी। ठीक है। और भाई जी, सरकार ने हमारी मजबूरी समझी है, उसकी बात समझ के न हम अपना फर्ज निभावांगे और अपना कर्जा जरूर चुकावांगे। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें,
बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। देश की खातिर अन्न उपजाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं, सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, नेक नीयत से किया विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा का, सबसे कम बिजली के दाम, फसलों के भी बड़े हैं दाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान, मनरेगा में रेट है हाई, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, नई नई यूनिवर्सिटी लाकर शिक्षा की भी ज्योत जलाई, सबसे ज्यादा निवेश यहाँ, आधुनिकता की रेस यहाँ, पदक लाओ पद पाओ की नीति, बड़े खिलाड़ियों के नाम यहाँ, ऐसे ही विकास कराना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। सर, किस किस को मिलेगा टिकट इस बार? सुष्मिता, जनता अब हो गई है समझदार, पहले उम्मीदवार को तोलती है फिर बोलती है, टिकट तो मिलेगा उसे जो हर लिहाज से होगा हकदार। लेकिन सर, हमारा सर्वे क्या कहता है? सुष्मिता, सर्वे पार्टियों की आंखें खोलता है, जो बताता है जनता करती है किसे पसंद और कौन है टिकट का असली हकदार। देश की खातिर अन्न उपजाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं, सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। सबसे ज्यादा कार यहाँ है, बिजनेस और व्यापार यहाँ है, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, सड़कों पे रफ्तार यहाँ है, इंटरनेशनल मॉल यहाँ, मजदूर किसान खुशहाल यहाँ है, एलिवेटेड और हाईवे सड़कों का भी छजाल यहाँ है, किसान बने अब सेठ यहाँ, सबसे ज्यादा है रेट यहाँ, ऑनलाइन मंडी सारी मिले घर बैठे अपडेट यहाँ, मुर्रा का यही ठिकाना है और दूध दही का खाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा।
के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी बेहद खास पेशकश टिकट का हकदार में। और इससे पहले कि अपनी इन खास चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएं, साथ ही पुराना विधानसभा क्षेत्र का बारीकी से हम विश्लेषण करें, चलिए एक नजर एक बार फिर से अभी तक की सुर्खियों पर डालते हैं। इनेलो ने 62 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, 18 जाट, 5 पंजाबी और बनियों को मिला टिकट। 2 अहीर 2 मुसलमान भी लिस्ट में। वीरेंद्र के जाने की संभावना से कांग्रेसियों में हड़कंप। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा, चौधरी वजनदार नेता, जाने से जरूर पड़ेगा फर्क। चौधरी वीरेंद्र और कांग्रेस आलाकमान में आंख मिचौली का खेल। बीजेपी में जाने के साफ संकेतों के बावजूद पार्टी नहीं दिखा रही चौधरी को बाहर का रास्ता। झटके पर झटका लगने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को दी नसीहत, कहा अपने रुख में लाए लचीलापन। बागियों की बढ़ती फेरिस्त पर जताई चिंता। भाजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन का मामला उलझा। सीएम को लेकर दोनों दल झुकने को नहीं है तैयार, टूटने की राह पर गठबंधन। बीजेपी प्रत्याशी को मैदान में उतरने के लिए पास करना होगा इम्तिहान। कार्यकर्ता तय करेंगे नेताओं का भविष्य। प्रत्याशी तय करने के लिए करवाया जा रहा है गुप्त मतदान। चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत, सावित्री जिंदल के इलाके में बनाए जा रहे हैं फर्जी वोट। हजका और इनेलो ने भी लगाए फर्जी वोट बनाने के आरोप। और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को मिली राहत, 22 अगस्त तक बढ़ी अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ाई जमानत की अवधि। तो यदि अभी तक की सुर्खियां, और इसी दरमियान पुराना विधानसभा क्षेत्र का दूसरा राउंड भी हमारे पास आ चुका है। दूसरे राउंड के नतीजे बताने के लिए गुजारिश करूंगी विनोद जी आपसे यहाँ पर। हमारे पास दूसरा भी आ गया है और तीसरा भी कंपाइल हो रहा है, आने वाला है। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने जिन 62 टिकटों को अनाउंस किया है, हरियाणा के 21 जिलों में से हर जिले में से उन्होंने 2, 3, 4 टिकटें अनाउंस कर दी हैं। करनाल जिला पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जहां से केवल एक टिकट जारी की गई है। कैथल में केवल सुरक्षित सीट से बूटा सिंह पूर्व विधायक को टिकट दी गई है, गुल्हा चिक्का से। बाकी 3 सीटों पे अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए, ये रिसर्च का विषय है। रोहतक से केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ, गढ़ी सांपला किलोई से उम्मीदवार अनाउंस किया गया है। महम से अनाउंस नहीं किया गया है, करानौर से अनाउंस नहीं किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, बहादुरगढ़ से पक्की समझी जाने वाली नफे सिंह राठी की टिकट पहली सूची में जारी नहीं की गई है। लगता है कि इनेलो का जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो बहादुरगढ़ में कोई गुल खिला सकता है, क्योंकि उनको पहली लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए था। वो ओम प्रकाश चौटाला के काफी नजदीक हैं। अब बाकी 4 लोगों के नजदीक हैं या नहीं हैं, ये जानकारी हमारे पास नहीं है। फिलहाल हमारे पास दूसरा राउंड आ गया है। दूसरे राउंड में हाजी अख्तर कांग्रेस 16 वोट 3840, इकबाल जेलदार 7 वोट 1680, अलीम खान कांग्रेस 1 वोट 240, फारूक आईएनसी 4 वोट 960, मकसूद सिकरावा, मुमताज आप करेक्ट करेंगी, सिकरावा होता है जी, शिकरावा इनके गांव का नाम है। सिकरावा गांव के बड़ा गांव है जी, शिकरावा बड़ा गांव है। 1 240, इजाज अहमद आईएनसी 3 720, सुभान खान आईएनसी 6, आईएनसी का वोट बहुत स्प्लिट 6 1440, इब्राहिम इंजीनियर पहले भी एक चुनाव लड़ चुके हैं इब्राहिम इंजीनियर जी, यह टिकट की दावेदारी की थी लेकिन चुनाव नहीं लड़े थे। 1 वोट 240, शाफी सरपंच हजका 3 720, भूरू सरपंच हजका 2 480। हजका बीजेपी वालों को समझ लेना चाहिए कि मेवात में भी दस्तक दे रही है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, वोट तो है। मोहम्मद इलियास खान, जिनको इंडियन नेशनल लोकदल ने आज अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वो फिलहाल सर्वे में भी नंबर 1 चल रहे हैं। उनको 20 वोट, वैल्यू 9800। हनीफ सरपंच बीजेपी 9 वोट 2160, नारायण सरपंच बीजेपी 3 720, दया बढ़ाना 4 960। रईसा खान मोहम्मद इलियास को
हर राउंड में चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। 16 वोट, 19 वोट, 4560, 19। साहिब खान पटवारी चुनाव कभी नहीं लड़े हैं, थोड़ा थोड़ा जुगाड़ है। वैसे पटवारी से लोग बहुत नाराज रहा करते हैं, पटवारी कभी टाइम से फर्ज नहीं देते, शायद ये टाइम से फर्ज देते होंगे इसलिए वोट आ रहा है। 1 वोट 240, 2 राउंड मेरे पास हैं। जब मेरे मेहमान इजाजत देंगे मैं तीसरे राउंड को भी घोषित कर दूंगा। मेरे पास तीसरा राउंड आ चुका है। जी विनोद जी एक अहम सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा है, जैसे जैसे राउंड्स खुलते जा रहे हैं पुनाहाना विधानसभा क्षेत्र के, आपके बाद बाकी मेहमानों से भी उस पर उनकी मैं राय लेना चाहूंगी। पुनाहाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दावेदार बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो क्या ये फायदा, ये बेनिफिट बाकी किसी पार्टी या निर्दलीय को मिल जाएगा? क्योंकि कांग्रेस के वोट मुमताज, आप तीसरा राउंड भी, क्योंकि आप उसी इलाके से आते हैं, तीसरा राउंड भी आप शिद्दत से आप ही अनाउंस कीजिए। जी जरूर। तो तीसरे राउंड के नतीजे हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले बताएंगे हाजी अख्तर हुसैन के वोट हम उन्हें मिले हैं 19 वोट तीसरे राउंड में, जिसकी वोट वैल्यू है 4560। इसके बाद इकबाल जेलदार जो कांग्रेस से हैं उन्हें मिले हैं 5 वोट, जिसकी वोट वैल्यू होती है 1200। इनके बाद अलीम खान, ये भी कांग्रेस के दावेदार हैं, इन्हें मिलते हैं 7 वोट और इनकी वोट वैल्यू बनती है 1680। इनके अलावा एक बार फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं फारूक कैराका, इनके भी गांव का नाम है कैराका। तो बड़े गांव होते हैं, उम्मीदवार नाम लगा लेते हैं गांव का, इन्हें 1 वोट मिलता है। गांव का बेनिफिट मिल जाता है ना, जैसे चौटाला कास्ट नहीं है ना, ओम प्रकाश चौटाला गांव से है, वैसे कास्ट से आ गए, बिल्कुल है ना। तो फारूक कैराका ले रहे हैं तीसरे राउंड में 1 वोट, जिनकी वोट वैल्यू है 240। इसके बाद मकसूद शिकरावा, ये भी कांग्रेस की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन तीसरे राउंड में इन्हें 0 वोट मिला है, 0 वोट मिला है, 0 वोट है, तो जाहिर है वोट वैल्यू भी 0 है। पे प्रदीप जी की कलम नहीं चलती है जी। और इनके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही एजाज अहमद, इन्हें मिले हैं 5 वोट, इनकी वोट वैल्यू है 1200। इनके अलावा एक बार फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही दावेदार हैं सुभान खान, उन्हें मिले हैं 16 वोट। विनोद जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं सुभान खान तीसरे राउंड में, उनकी वोट वैल्यू है 3840। इसके बाद इब्राहिम इंजीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही इन्हें मिले हैं 3 वोट। प्रदीप जी 720 इनकी वोट वैल्यू है। और शफी सरपंच इसके बाद हजका के उम्मीदवार हैं, इन्हें 0 वोट मिलते हैं तीसरे राउंड में। और भूरू सरपंच ये भी हजका के दावेदार हैं, इन्हें भी 0 वोट मिलते हैं हजका की तारीफ करते ही वोट 0 हो गए। चलिए अगला पेज भी है मुमताज, नेक्स्ट पेज पे असली उम्मीदवार, तो नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल असली उम्मीदवार, जैसे कि विनोद जी ने कहा, हमारे सर्वे में भी नंबर 1 पर चल रहे हैं अभी तक, और इनालो ने इन्हें अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया पुनाहाना से। मोहम्मद इलियास खान, इनालो के, इन्हें मिले हैं 12 वोट और तीसरे राउंड में इनकी वोट वैल्यू बनती है 2880। इसके बाद बीजेपी के दावेदार हैं हनीफ सरपंच, इन्हें मिले हैं 3 वोट तीसरे राउंड में, जिसकी वोट वैल्यू है 720। नारायण सरपंच, ये भी बीजेपी के दावेदार हैं, इन्हें भी मिलते हैं 3 वोट और इनकी वोट वैल्यू है 720। इसके बाद बीजेपी के एक और दावेदार दया भडाना, 240 वोट या मुमताज, जब हम तीसरा राउंड अनाउंस कर लेते हैं तो लगभग मेरे मेहमानों को अंदाजा हो जाता है कि सीट की दिशा और दशा क्या है। कांग्रेस के 6 से एक नाम रह गया जी, रशीदा खान, वो इंडिपेंडेंट काफी आगे चल रहे थे। हाँ, रईसा खान 23 वोट, वो मैं ये देख के एकदम 5520 वोट वैल्यू। और साहिब खान पटवारी 2 वोट 480। दया भडाना 1 वोट। 1 वोट। साहिब खान कितना हुआ? साहिब खान पटवारी 2 वोट 480। अदर्स 0। प्रदीप जी 3 राउंड कांग्रेस बनाम इनेलो और बनाम रईसा खान। रईसा खान बड़ी पार्टियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट के रूप में वोट आना बहुत मुश्किल होता है और आता है तो वो बहुत खतरनाक होता है पार्टियों के लिए। देखिए, जो रईसा खान को वोट मिल रहे हैं, जो कांग्रेस के अब तक के उम्मीदवार हैं, उनमें सर्वाधिक वोट उनको मिले हैं। नहीं, वो इंडिपेंडेंट है रईसा खान। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 8, 16, 19 और दूसरे हैं 7, 6 और 16। और यहाँ अकेले रईसा खान जो मत पा रही हैं, ये आईएनसी के जो दावेदार हैं उनमें से भी सबसे ज्यादा। इसको हम इस तरह पुट करते हैं, रईसा खान को मैक्सिमम अभी तक 3 वोट मिले हैं 3 राउंड में 67। वो अपने सिटिंग एमएलए जो है मोहम्मद इलियास खान, उनसे भी ज्यादा है, उनको 3 में 58 मिले हैं, उससे भी आगे चल रहे हैं ये। मोहम्मद इलियास खान से भी आगे
9 वोट आगे हैं जी। 19% वोट ले रहे हैं। अगर 300 के सैंपल को 19 भी नहीं 22 पॉइंट समथिंग 22.33% वोट ले रहे हैं अकेले जी। और पिछली दफा वहाँ 21 पुराना का नतीजा 23% पे फाइनल हो गया था, 23 पे, और 22.33 केवल 1% का टोटा। अगला राउंड देख लेते हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस, इनेलो और रईसा खान? कांग्रेस थोड़ा पार्टी का, कांग्रेस इतने कैंडिडेट हैं ऐसे कहना बहुत मुश्किल है, उनके वोट स्प्लिट हो चुके हैं। तो जब पार्टी का हमारा सर्वे आएगा फाइनल पता चलेगा, जनता बोलेगी, पूरा तोलेगी, उसके बाद कमेंट होगा। जी हाँ, लेकिन कांग्रेस वहां मौजूद है। कांग्रेस मौजूद है, कहने को तो भाजपा भी मौजूद है, भाजपा भी अच्छी मौजूदगी उसको मानते हैं जी हाँ। जिसको ठीक ठाक बराबर की लड़ाई में। लेकिन आज क्या कहते हैं अजय जी ने, कांग्रेस के इतने दावेदार हैं उनको जोड़ा नहीं। बीजेपी को जोड़ देते। बीजेपी मैं समझ गया था आप अजय पे व्यंग करने वाले हो। ये रोज जोड़ के एकदम तैयार रहते थे। आज मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 उम्मीदवार। अच्छा, उम्मीदवार ज्यादा है। 5वें राउंड तक वो कैलकुलेशन वो भी हो जाएगा, चिंता न करें। फिर वो बीजेपी जो कपाट बीजेपी हटका क्या होता है वो जोड़। मुमताज, आप मेरे पास चौथा राउंड आ गया, लेकिन छोटी सी टिप्पणी, आप मेवात से ताल्लुक रखती है, ये रईसा खान के बारे में जरा तबसरा कर दीजिए कि इनको वोट क्यों मिल रहे हैं। हमारे पास जातीय गणित भी है पुनाना का। पुनाना में टोटल वोट 1,51,000, 25,000 वोट हिंदू हैं, 28,000 वोट सिंगारिया हैं, सिंगारिया ही है ना जी, है ना, 25,000 वोट कोटिया हैं, जेलदार को पढ़ते हैं, कोटिया जेलदार। हाँ। 14,000 वोट डेमरोग के हैं, 5,000 नगीनिया के हैं, 4,000 बालोद के हैं और 45,000 छिरकलोद के हैं। जी विनोद जी, यहाँ पे आप तबसरा कर दीजिए, रईसा खान कहाँ से आते हैं? रईसा खान का जिक्र मैं करूंगी यहाँ पर, लेकिन ये जो 45,000 छिरकलोद वोट आपने बताया, इसको 3 कैंडिडेट बांटते हैं अजय जहाँ साहब, मोहम्मद इलियास खान, अख्तर हुसैन, एजाज खान, और साथ ही जेलदार भी इसमें शामिल होते हैं। हालांकि वो कोटिया में भी हैं, लेकिन पाही छिरकलोद हैं जेलदार। पाही का मतलब है बाहर से आया हुआ, माइग्रेंट कह सकते हैं। छिरकलोद हैं लेकिन वो पुनाना से ताल्लुक नहीं रखते हैं दरअसल। और एक और दिलचस्प बात है जैसे यहाँ पर पंजाबियों में रिफ्यूजी होता है। हाँ जी विनोद जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि मोहम्मद इलियास, अख्तर हुसैन और एजाज खान, ये तीनों एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इलियास खान चौधरी रहीम खान के बेटे हैं, साहबजादे हैं, पहले सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। अख्तर हुसैन उन्हीं के सबसे छोटे भाई के बेटे हैं। उनके पिता का कोई मुमताज, मेरा सवाल रईसा खान से था और मेरे पास चौथा राउंड अगर आप इजाजत दें तो आ गया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से लौटेंगे तो रईसा खान के बारे में भी बताएंगे, उनका बैकग्राउंड भी बताएंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चल लौट रहे। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। अरे भाई, किसी भी हलके के दावेदार का फैसला हम नहीं करते, जनता खुद करती है। हम तो सिर्फ जनता के दिल की आवाज सुनते हैं और सुनाते हैं। हमारी आवाज में भी राय जनता की ही होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी बेहद खास और अहम पेशकश टिकट का हकदार में। हमारी चर्चा जारी है पुराना विधानसभा क्षेत्र पर।
विनोद जी के पास चौथे राउंड के नतीजे भी आ चुके हैं। पहले वो नतीजे जानते हैं और उसके बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चौथा राउंड बड़ा दिलचस्प है। इससे ये साबित होता है कि गांव नतीजे बदल जाते हैं, पॉकेट टू पॉकेट नतीजे बदल जाते हैं। हाजी अख्तर साहब को 10 वोट मिले हैं, कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। इकबाल जेलदार को 4 वोट मिले हैं, कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। अलीम खान साहब को 2 वोट मिले हैं, कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। फारूक आईएनसी की टिकट मांग रहे हैं, 2 वोट मिले हैं। मकसूद सिकरावा 4 वोट। एजाज अहमद आईएनसी इस बार हाजी अख्तर साहब को पीछे छोड़ गए हैं, 11 वोट मिले हैं। और सुभान खान ने भी चौका लगाया है, उनको भी 11 वोट मिल रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जिस जिसका गांव, जिस जिसकी पॉकेट आती जाएगी उसके हालात सुधरते जाएंगे। इब्राहिम साहब को वोट नहीं मिला है, शाफी सरपंच के गांव शायद निकल गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए। 1 वोट। भूरू सरपंच को भी 1 वोट हजका की तरफ से। और अगला पेज बड़ा खतरनाक हो सकता है। पहला कॉलम मोहम्मद इलियास, जिनको इंडियन नेशनल लोक दल ने पहली सूची में जिनका टिकट काटा नहीं है, जो 3 कटे हैं उनमें मोहम्मद इलियास नहीं है, उनका टिकट रिपीट किया गया है। 22 वोट मिले हैं, 5280। इस राउंड में ये पहला राउंड है जब मोहम्मद इलियास साहब ने रईसा खान को पीछे छोड़ दिया है। चारों राउंड अगर जोड़ेंगे तो अब रईसा खान शायद थोड़े से पीछे चले जाएं, लेकिन कांटे के मुकाबले से बाहर नहीं है। हनीफ सरपंच बीजेपी को भी 10 वोट मिले हैं, अच्छे वोट मिले हैं, पहला राउंड है उनके लिए, इतने वोट मिले हैं। नारायण सरपंच बीजेपी 1 वोट, दया बढ़ाना इस बार कोई वोट नहीं। और रईसा खान को 14 वोट मिले हैं, 3360। साहिब खान पटवारी भी इस बार पूरे छलके के साथ आए हैं, पहली दफा उनको बहुत अच्छे वोट मिले हैं, 7 वोट मिले हैं, 1680। पटवारी साहब अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, जीतेंगे या नहीं, लेकिन किसी एक का खेल जरूर बिगाड़ देंगे, क्योंकि वो 3 से 4000 वोटों की हैसियत लेके बाहर उभर कर आ रहे हैं। जब चुनाव मैदान में जाएंगे तो ये हैसियत बढ़ भी सकती है। विनोद जी, बहुत जल्दी का कैलकुलेशन मैं बता दूं, रईसा खान 1 वोट से अभी आगे हैं इससे मोहम्मद इलियास खान से 1 वोट से आगे। जी हाँ, 81 रईसा का बन रहा है और इलियास का 80 बन रहा है। बहुत कटिंग। बिल्कुल। और विनोद जी, ब्रेक पर जाने से पहले रईसा खान के बैकग्राउंड में आप चर्चा कर रहे थे, हम बता दें अपने दर्शकों को कि रईसा खान जो मोहम्मद आजाद हैं, फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से, पिछले प्लान में हुड्डा सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और इस प्लान में फिर से टिकट के दावेदार हैं कांग्रेस के। उनके भाई हैं दरअसल, और पुराना विधानसभा क्षेत्र में इसी का सबसे ज्यादा एडवांटेज एक तरीके से उन्हें मिलता रहा है। अगर मुझे थोड़ा बहुत ठीक याद आ रहा है तो थोड़े बहुत दबंग भी हैं। जी बिल्कुल, सही कहा। जब पुराना में झगड़े होते हैं तो उनको राजीनामे के लिए बुलाना ही पड़ता है, अगर उनको नहीं बुलाया जाए तो राजीनामा नहीं होता। बिल्कुल, ऐसा ही है कुछ। ठीक विश्लेषण है विनोद जी आपका। ठीक, तो मेरे पास 5वां राउंड भी आ गया। प्रदीप जी से इजाजत लेनी पड़ेगी। 5वां राउंड अनाउंस कर दूं? जी। 5वां राउंड आ गया है और हाजी अख्तर साहब ने फिर बढ़ोतरी हासिल की है, उनको 14 वोट मिले हैं। शायद पुराना की ज्योग्राफी के हिसाब से वोट आ रहे हैं, पुराना की पूरी ज्योग्राफी और उम्मीदवारों को वो ज्योग्राफी कैसे सूट करती है, इस पे कभी मुमताज से तबसरा करेंगे। फिलहाल हाजी अख्तर साहब को 14 वोट मिले हैं। इकबाल जेलदार 7 वोट। अलीम खान इस बार पीछे छूट गए, 1 वोट। फारूक के रखा अपना गांव, वोट 1। मकसूद सिकरावा गांव अपना, वोट 1। एजाज अहमद 5। सुभान खान 11। हाजी अख्तर साहब का पीछा कर रहे हैं सुभान खान, 11 वोट। इब्राहिम इंजीनियर वोट नहीं ले पा रहे हैं। शफी सरपंच भी इस दफा नहीं ले पा रहे हैं और भूरू सरपंच 2 वोट ले पा रहे हैं, केवल 480। और अगला मुकदमा सीधा दूसरे पेज पे, इनेलो वर्सेस रईसा खान। इस बार मोहम्मद इलियास ने छक्का मारा है, 28 वोट, 6720। हनीफ सरपंच बीजेपी बढ़ गए हैं, 13 वोट, 3120। नारायण सरपंच बुरी तरह से घट गए, 1 वोट, 240। दया जी शायद चुनाव लड़े ना लड़े, मुझे लगता नहीं, अगर लड़ती होती तो एक्टिव रहती, वोट आते। शायद उनका इरादा नहीं है, वैसे भी वो टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत वो नहीं विनोद जी, वो 6 महीने पहले ही एक्टिव होती हैं। 0, तो अब तो 2 महीने रह गए। रईसा खान इस बार पटकनी खा गए हैं मोहम्मद इलियास के मुकाबले में, और पटकनी भी छोटी मोटी नहीं, बहुत मोटी, केवल 9 वोट। 2160
साहिब खान पटवारी किसी ना किसी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 6 वोट 1440 और अदर्स 0। पुराना बहुत बढ़िया इलाका है, अदर्स को वोट ही नहीं मिलता यहाँ। अब तक सब सीटों पे वोट मिला है अदर्स को, यहाँ शायद अदर्स को बहुत कम या 0 या बहुत कम, आई थिंक 0। 5 राउंड हो गए जी। इसमें देखिए ना कि जो राइसा खान है और शाहब खान पटवारी, ये अदर्स के कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट। वो मेंशन है ना, हाँ, इंडिपेंडेंट जो नॉन मेंशन है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन में भी इंडिपेंडेंट को अदर ही माना जाता है, इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर जनता की अदालत में तो देखो नाम देखा जाता है, रईसा खान का नाम देखा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साहिब खान पटवारी की बात अगर हम अभी तक करें 5 राउंड्स में, जैसे विनोद जी ने कहा कि खेल जरूर किसी ना किसी का बिगाड़ेंगे, अपना बनाएंगे तो नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये कहानी शायद हो सकती है। किसका खेल बिगाड़ सकते हैं मेवात? साहिब खान पटवारी जी। साहिब खान पटवारी मेवात में दया भड़ाना ने पिछली बार खूब वोट लिए। इस बार जितना अभी तक का विश्लेषण है, जितना अभी तक की चर्चाएं हैं, ज्यादातर चाय पर चर्चाएं होती हैं मेवात में भी और हरियाणा में सभी जगह पर। अच्छा, मोदी जी की चाय मेवात में भी घुस गई? जी, मोदी जी की चाय मेवात में भी घुस गई। वो अलग बात है कि असर कितना होगा, लेकिन साहिब खान पटवारी दया भड़ाना के भी वोट खराब कर सकते हैं। साहिब खान पटवारी दया भड़ाना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल 3 उम्मीदवार उभर के आए हैं जी, मोहम्मद इलियास, रईसा खान और कांग्रेस का एक कोई भी। टोटल आपने लगाया? मेरे पास टोटल आने वाला जी, है। हाँ, मैं लगा चुका हूँ जी। सबसे ऊपर है भी मोहम्मद इलियास हैं, 108 वोट मिले हैं। मोहम्मद इलियास साहब 108 वोट, और ये और पीछे आज उनको टिकट भी मिल गई है। जी हाँ, तो उनको रईसा खान आज दावत देनी चाहिए। रईसा खान को 90, रईसा खान पीछे छूट गया ना। जी हाँ। तीसरे नंबर पर है कांग्रेस के हाजी अख्तर 67। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कांग्रेस के सारे कैंडिडेट हम जोड़ दें तो 216 वोट उनको मिल रहे हैं। यही मुझे लग रहा था, ये मैंने कहा था आपको, कांग्रेस को कंसीडर कीजिए। जी, 216 वोट मिल रहे हैं कांग्रेस के सारे लोग घूम रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस को कंसीडर कीजिए। और बीजेपी को खास नहीं 65 वोट मिल रहे हैं यहाँ पर, तो उनके तीनों कैंडिडेट मिलाकर। उसमें हज का भी आप जोड़ दें तो कुछ खास नहीं बनता है, 74 बनते हैं उनके टोटल। हज का लगा के भी 74। जी हाँ, तो काफी पीछे हैं जी। कुल मिला के प्रदीप जी, क्योंकि अगला सर्वे शुरू होने वाला है, टिप्पणी आपकी। टोटल आज मुझे अनाउंस करने की जरूरत नहीं, अजय झा ने अनाउंस कर दिया है। कुल मिला के ये चुनाव कांग्रेस के सारे कैंडिडेट को कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं, पुराना की तस्वीर क्या हालांकि हम लोग रोज इस तरह का गणित करते हैं कि कितने उम्मीदवार हैं, किसके क्या हैं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ तकनीकी तौर पर, क्योंकि व्यक्तियों को वोट मिलते हैं। जैसे आप बार बार कहते हैं ना, गांव आ गया, शहर में घुस गई, तो उसका वोटिंग पैटर्न, उसका कैरेक्टर बदल जाता है। यहाँ बहुत साफ साफ दिख रहा है कि आईएनएलडी और रईसा खान के बीच में सीधी टक्कर है, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस जाती हुई दिख रही है। मत भूलिए सर, मेवात है वो, और कांग्रेस वहाँ कभी उसकी फजीयत नहीं हुई है। नहीं, फजीयत नहीं हुई है, लेकिन आप देखिए ना कि अभी प्रेजेंट एमएलए कौन है? जी, मोहम्मद इलियास है। हाँ, इनेलो के, तो इनेलो के हैं, तो कांग्रेस की फजीयत। चलिए, और सुनिए, 2014 में भी आईएनएलडी को यहाँ पर बढ़त मिली हुई है। वो अपनी बढ़त को लूज नहीं किया है एनएलडी ने 2014 के इलेक्शन में, मोदी लहर में। आपकी टिप्पणी सिर माथे, लेकिन हम इस सर्वे को जनता बोलेगी, पूरा तोलेगी में पॉपुलर पार्टी में कांग्रेस को क्या परसेंटेज आ रहा है उससे मैच करेंगे। तब तक मुमताज जी, एक ब्रेक भी लेंगे हम छोटा सा यहाँ पर, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे जनता, दूसरे सर्वे की तरफ बढ़ेंगे। जनता दूसरे बोलेगी सर्वे पूरा की तरफ तोलेगी, जनता बोलेगी पूरा तोलेगी। उसके बाद अपनी आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, जल्द लौटेंगे। गे घेड़े ने पढ़ लो, पढ़ लिख के थम आगे बढ़ लो, बिना पढ़े इब कोई रहे ना, पाके शिक्षा शिखर पर चढ़ लो। अरे नसीब है, तू आजकल बड़ी बात का की पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहा है। भाई जिंदगी में बदलाव 2 चीजें आया करे, एक तो मेहनत और दूसरी शिक्षा। मेहनती तो हम सदाते ही रहे सा, हाँ शिक्षा में थोड़ी सी कमी रहा करती, क्योंकि स्कूल की महंगी फीस भरने का हमारा ब्योत तो था नहीं, बस पीढ़ी दर पीढ़ियां मजदूरी करे जाया करते। पर भाई हमारी इस कमी का समाधान करे हरियाणा सरकार ने। सरकार ने
हमारी मजबूरी और हमारे बड़का की शिक्षा की जरूरत समझी और प्रदेश में इसी बढ़िया योजना लागू करी कि खर्चा होने के बजाय कमाई होने लगी। अरे वाह क्यों कर नसीब भाई, आज हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और गरीबी रेखा तक नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बड़का ने हर महीने 600 रुपया का वजीफा दे रही है हमारी हरियाणा सरकार। हाँ, यह वह स्कीम है भाई जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह पूरे देश की एक अनोखी स्कीम है। रह देश देश में नहीं, यह स्कीम तो पूरी दुनिया में अनोखी है। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। नेक नियत ते राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। नेक नियत ते राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। चमके घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। मेहनत करके हरियाणा ने, मेहनत करके हरियाणा ने शिखर पे ला रहा से, शिखर पे ला रहा से। हमारा सीएम, हमारा सीएम, हमारा सीएम साहब भूपेंद्र उनका दिल पे छाया से। हमारा सीएम साहब भूपेंद्र उनका दिल पे छाया से। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी इस बेहद खास पेशकश पर। हमारी चर्चा जारी है लगातार पुराना विधानसभा क्षेत्र पर भी और आज की ताजा सरगर्मियों पर भी, लेकिन उससे पहले एक नजर फिर से डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। इनेलो ने 62 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, 18 जाट, 5 पंजाबी और बनियों को मिला टिकट, 2 अहीर और 2 मुसलमान भी लिस्ट में। वीरेंद्र के जाने की संभावना से कांग्रेसियों में हड़कंप, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा चौधरी वजनदार नेता, जाने से जरूर पड़ेगा फर्क। चौधरी वीरेंद्र और कांग्रेस आलाकमान में आत्मचौली का खेल, बीजेपी में जाने के साफ संकेतों के बावजूद पार्टी नहीं दिखा रही चौधरी को बाहर का रास्ता। झटके पर झटका लगने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को दी नसीहत, कहा अपने रुख में लाएं लचीलापन, बागियों की बढ़ती फेरिस्त पर जताई चिंता। भाजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन का मामला उलझा, सीएम को लेकर दोनों दल झुकने को नहीं है तैयार, टूटने की राह पर गठबंधन। बीजेपी प्रत्याशी को मैदान में उतरने के लिए पास करना होगा इम्तिहान, कार्यकर्ता तय करेंगे नेताओं का भविष्य, प्रत्याशी तय करने के लिए करवाया जा रहा है गुप्त मतदान। चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत, सावित्री जिंदल के इलाके में बनाए जा रहे हैं फर्जी वोट, भाजपा और इनेलो ने भी लगाए फर्जी वोट बनाने के आरोप। और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को मिली राहत, 22 अगस्त तक बढ़ी अंतरिम जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ाई जमानत की अवधि। तो ये थी अभी तक की सुर्खियां और इससे पहले कि हम आगे बढ़े चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे टिकट का हकदार के अभी तक के सर्वे पर लगी है तस्दीक की मुहर। जी हाँ, खोज इंडिया के सर्वे पर कैसे मुहर लगी वो आपको बता रहे हैं हम इन ग्राफिक्स के जरिए। अभी तक कुल 13 सर्वे हो चुके हैं खोज इंडिया के इस खास शो टिकट का हकदार की तरफ से और 9 पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। जो 13 उम्मीदवार जो मजबूत दावेदार खोज इंडिया ने टिकट का हकदार ने बताए थे, उनमें से 9 में से 6 पर मुहर लग चुकी है। अभी तक घोषित हो चुके हैं 6 उम्मीदवार जो हमारे सर्वे में रहे सबसे आगे। आपको बता दें अभी तक खोज इंडिया ने 13 सर्वे किए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट का हकदार के लिए। आपको बता दें टोहाना सीट के सर्वे में निशान कंबोज सबसे आगे रहे थे, जिन्हें उम्मीदवार भी बना दिया गया है। इसके अलावा नारनौल का आप देख रहे हैं
नारनौल से भानाराम सैनी की पत्नी पुत्रवधू माफ कीजिएगा कमलेश सैनी सबसे मजबूत दावेदार रही थी हमारे सर्वे में। रेवाड़ी से सतीश यादव, इनके अलावा कोसली से जगदीश यादव, पलवल से सुभाष चौधरी और बादली से सुमित्रा दहिया। यह है खोज इंडिया का सर्वे टिकट का हकदार शो के जरिए। जी हां, तो सर्वे के जरिए हमने आपको दिखाया कि हथीन में कहर सिंह को मिले 18,000 वोट हमारे सर्वे में, और हथीन से कहर सिंह रावत को टिकट मिल चुका है। तो खोज इंडिया के खास शो टिकट का हकदार के सर्वे पर तस्दीक की मोहर विनोद जी का रुख करेंगे। यहाँ पर विनोद जी दूसरे सर्वे का डब्बा अभी खोलेंगे। आपसे गुजारिश है विनोद जी की बताइए दूसरा डब्बा जो है वो जनता बोलेगी पूरा तोलेगी। इसमें पार्टियों का ग्राफ नापा जाता है कि पुराना हलके में पार्टियों की पॉपुलरिटी कितनी है। हमारे मेहमानों को पता है, मुमताज ने आज ही ज्वाइन किया। मैं इसकी इजाजत लेके अपने मेहमानों को से इजाजत लेके काउंटिंग के लिए भेज रहा हूँ जी। और अपने सर्वे पर मुमताज ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे। बार बार फोन आ रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह का क्या होगा, उनको कितनी टिकटें मिलेंगी। इनेलो की सूची का विश्लेषण करते करते हम आज कुलदीप को भी भूल गए और वीरेंद्र सिंह को भी भूल गए। इस पूरे शो में वीरेंद्र सिंह को कितनी टिकटें मिलेगी और कांग्रेस उनके साथ क्या करने जा रही है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और हमारे सर्वे में इंडियन नेशनल लोकदल के जो 6 उम्मीदवार टॉप किए थे सबको टिकट मिल गया। इस पे भी क्योंकि प्रदीप जी इन सर्वेज को लेके खासे उत्साहित रहते हैं कि एसी नेल्सन तगड़ी या हरियाणा के इस गरीब की पार्टी कंपनी तगड़ी, इस पे चर्चा लेंगे। प्रदीप जी प्रदीप जी बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैंने शुरुआती ओपन करी थी जी, और मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि इसकी बुनियाद से लेकर इस सर्वे से मैं जुड़ा हुआ हूं। और अब तक मैंने जितने सर्वे देखे हैं वो आंकड़ों के एकदम नजदीक हैं। और खासकर मैं जिक्र करूंगा कि लोकसभा चुनाव 2009 का जी जिसकी फिगर एकदम मैच की थी, और सरकार यूपीए 100% मैच की थी, और उसको लेकर एक विशेष चर्चा भी लोगों के बीच में हुई थी। क्योंकि ये सर्वे ऐसा दिलचस्प है कि इसमें तो आपको भी नहीं पता होता है, और इस पर्ची और हम लोगों को भी नहीं पता होता है। हमें भी उस तरह का इंतजार रहता है कि अब क्या होने वाला है, जिस तरह से दर्शकों को इंतजार रहता है, हमारी भी जिज्ञासा रहती है। और अब जब 62 उम्मीदवार आईएनएलडी ने घोषित कर दिए हैं, उसमें से जिस तरह से आपके सर्वे अभी 13 सीटें खुली हैं, 13 सीटें खुली, 4 के उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, इफेक्टिवली 9 खुली हैं, जिसमें से 2 का उम्मीदवार तो हमारे बैलेट बॉक्स में था ही नहीं। 7 में से 6 मिले, एक में उसको टिकट मिली है जो नंबर 2 पे रहा था, और वहां भी नंबर 1 जो आया है वो कल बगावत पे उतारू है। तो वही है कि मतलब कि ये जो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो इसका क्राफ्ट है इस सर्वे करने का, कि आप पूछते हैं जब सर्वे में या फॉर्म भराते हैं और वो ओपन होता है तो वो अपनी राय नहीं जाहिर करता है। क्योंकि हिंदुस्तान का मतदाता, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे अमेठी का हो, चाहे रायबरेली का, चाहे बनारस का, वोट में डालता है और बताता नहीं है, और मूड भी नहीं देता है। और जब आप उससे बैलेट में डलवाते हैं तो उसको रहता है कि अपने दिल की बात कर दो, सही जो है मन में उसको दे दो। तो इसलिए ये जो रिजल्ट आते हैं, चलिए इसलिए क्या अभी तो इनेलो की सूची आई है, अब देखेंगे कांग्रेस की सूची आएगी तो हमारे कितने उम्मीदवारों को टिकट मिलती है। लेकिन मुझे ये याद है कि टोटल टीवी में मैंने मेरी भी सुन हाई कमान एक प्रोग्राम किया था, और उसमें जिसको वोट आते थे वो राहुल गांधी के सामने जाके बोलता था टोटल टीवी के सर्वे में मुझे 20,000 वोट आया, मेरी टिकट क्यों काट रहे हो, टिकट दो। और राहुल गांधी भी ढूंढ रहे थे कि टोटल टीवी कौन है, क्या है। चलिए ये चर्चाएं चलती रहेंगी फिलहाल। बिल्कुल फिलहाल, लेकिन इससे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद जी, ये जो डब्बा आप अभी खुलवा रहे हैं कि पार्टी के बारे में जनता क्या कहती है, उससे पहले एक और रिपोर्ट या यूं कहिए कि जनता की राय लोगों को दिखाएंगे और जान लेते हैं कि क्या कहती है पुराना की जनता। और आइए जानते हैं कि पिछले खोज इंडिया का सर्वे सूबे की हर सीट पर चल रहा है और पार्टियों की स्थिति साफ कर रहा है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कहां से कौन सी किस पार्टी की हालत क्या है, कौन ग्रीन में है, कौन लाल में है, और कौन जिस पार्टी के लिए ग्रीन लाइट जल रही है उसका मतलब है कि इस पार्टी के लिए वो सीट तकरीबन पक्की है, और येलो लाइट का मतलब है कि वो दूसरे नंबर पर है, यानी वो पार्टी उस एरिया में पीछे जरूर है लेकिन उलटफेर करने का मादा रखती है।
इसके अलावा रेड लाइट का मतलब है कि उस विधानसभा सीट पर इस पार्टी के लिए खतरा है। जनता ने जो बोला हमने उसे पूरा तोला। अपनी इस खास छानबीन में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी रेड लाइट में फंस गई है। रेड लाइट के मायने हैं कि जिसकी रेड लाइट चली है उसका उस सीट से जीतना कांटों भरी राह है। ग्रीन लाइट आपको बताएगी कि क्षेत्र विशेष से उस पार्टी की जीत का रास्ता आसान है। येलो लाइट के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी पार्टी कड़े संघर्ष में फंसी है। ऐसी सीटों में कभी भी उलटफेर हो सकती है। ये देखिए, कांग्रेस के लिए बेरी और बादली सीट में उसे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। मतलब ये है कि इन सीटों पर कांग्रेस काफी बड़ी बढ़त बनाए हुए है और उसकी जीत यहाँ से पक्की मानी जा सकती है। इसके बाद देखें तो अटेली में बीजेपी को भी हरी झंडी मिल रही है, यानी यहाँ से बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान है। इनेलो को लोहारू और पलवल सीट पर ग्रीन सिग्नल मिला है। इसके अलावा अन्य को अभी किसी सीट से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। येलो लाइट की ओर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए रेवाड़ी सीट येलो सिग्नल वाली सीट है, यानी सीट पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। इसके अलावा इनेलो और बीजेपी को कोसली से भी येलो सिग्नल मिला है। इस सीट पर फिलहाल इनेलो आगे है और कैसा भी फेरबदल इस सीट पर अभी हो सकता है। वहीं बात करें नारनौल सीट की तो इनेलो और कांग्रेस को येलो सिग्नल मिल रहा है। हालांकि यहां इनेलो कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। हथीन विधानसभा क्षेत्र में इनेलो और कांग्रेस की पीली बत्ती जली है। बेशक इनेलो कांग्रेस से बढ़त बनाए हुए है, पर दोनों पार्टियां कड़े संघर्ष में फंसी हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़ में कांग्रेस और इनेलो को येलो सिग्नल मिल रहा है, पर यहाँ नतीजों के मिजाज कुछ बदले से हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस इनेलो पर भारी पड़ रही है। सोहना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और इनेलो को येलो सिग्नल मिल रहा है। हालांकि इनेलो बढ़त बनाए हुए है। टोहाना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ के नतीजे सबसे जुदा हैं। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। उस तीनों पार्टियों को येलो सिग्नल मिल रहा है। हालांकि यहाँ कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी पर भारी पड़ रही है। अब चलते हैं नूह विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ इनेलो और कांग्रेस की पीली बत्ती जली है, जबकि कांग्रेस इनेलो पर मामूली बढ़त बनाए हुए है। और बात करें रेड सिग्नल वाली सीटों की तो कांग्रेस के लिए कोसली, अटेली, लोहारू, सोहना और पलवल रेड सिग्नल वाली सीट है। बीजेपी के लिए बादली, नारनौल, लोहारू, हथीन, बहादुरगढ़, पलवल और नूह सीटें रेड सिग्नल वाली सीटें हैं। इनेलो के लिए रेवाड़ी, बेरी, अटेली, बादली रेड सिग्नल वाली सीटें हैं। अन्य को सभी 13 सीटों पर रेड सिग्नल मिला है। सर्वे टीम खोज इंडिया, हरियाणा स्पेशल। तो 13 सीट, जो 13 हल्के खोज इंडिया ने सर्वे किया, जिनमें उनकी अभी तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। यहाँ पर विनोद जी, ये सर्वे के नतीजे दिखाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे बीरेंद्र सिंह पर। हालांकि साफ नतीजे साफ इशारे मिल चुके हैं बीरेंद्र सिंह की तरफ से कि बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा लगभग तय है। जी, तकरीबन जा भी चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान भी कश्मकश में है। और बीरेंद्र सिंह पे भी चर्चा जारी रखेंगे और बीच बीच में इनेलो की सीटों को भी पकड़ते रहेंगे। बेरी में इंडियन नेशनल लोकदल रेड लाइट में हमारे सर्वे के मुताबिक जा रहा था, लेकिन बेरी में इंडियन नेशनल लोकदल ने खेल कर दिया है। जो टिकट दी गई है वो दहिया वर्सेस काद्यान, क्योंकि वहां काद्यान जाट सबसे ज्यादा है, उसके बाद दहिया है, दलाल है, तो दहिया वर्सेस काद्यान किया गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस सीट का दोबारा सर्वे कराएंगे कि दहिया वर्सेस काद्यान का खेल क्या गुल खिलाएगा। फिलहाल प्रदीप जी, आपसे मेरा सवाल, पूरे हरियाणा से फोन आ रहे हैं, बीरेंद्र सिंह को कितनी टिकटें मिलेंगी और उनका कांग्रेस उनके साथ क्या व्यवहार करने वाली है? देखिए, दोनों बातें बहुत साफ साफ दिख रही हैं। कांग्रेस का व्यवहार एकदम दिख गया है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया है कि ये बाहर निकलो, और जिसको हम हड़कंप बताने की कोशिश कर रहे हैं, हड़कंप नहीं है वो सर। कैसे? वो हड़कंप इसलिए नहीं, बीरेंद्र सिंह का जाना कांग्रेस के लिए हड़कंप नहीं है। बिल्कुल, मैं कल भी आपसे मेरा ये सवाल था कि आखिर कितने बड़े नेता, तो जो आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, मेरा दृष्टिकोण
अलग है कि उतने प्रभावशाली वो नेता नहीं है। जाटों के अंदर भी वो जींद, चाना, ये सब जो उनके इलाके हैं, उन स्थितियों में उनकी मजबूत है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने एक तरह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस की जो सर्वोच्च नीति निर्धारक CWC जो बहुत ही जिसमें जाने के लिए अहम कांग्रेस की, और वो बहुत इज्जत वाले नेता होते हैं जो CWC में सोनिया गांधी के साथ बैठते हैं। CWC पूरे पार्टी की रणनीति, देश भर की रणनीति तय करती है, टिकटें तय करती हैं। वो घर उनको खाली करने के लिए बोल दिया गया। वो इसलिए ये संकेत है विनोद जी कि अभी ये पेच है ना कि उनको प्राथमिक सदस्यता से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। असल बात तो ये है कि नहीं निकाल सकते नहीं, चीज में। हाँ, अब संवैधानिक ये है क्या कि पहले उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, बिना शो कॉज, हाँ एक मिनट, बिना शो कॉज नोटिस किसी को आप निकालते हैं उसको चैलेंज किया सकता है कोर्ट में कहीं पर भी। तो कांग्रेस पार्टी रिस्क नहीं लेगी। उनको कल यानी थर्सडे को उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, 3 दिन का वक्त दिया गया है, यानी शनिवार तक उनको अपना जवाब फाइल करना है। तो कोई भी फैसला, चाहे उनको प्राथमिक सदस्यता से निकाले, उनको निलंबन करे, जो भी करे, वो संडे से पहले नहीं हो सकता, रविवार के पहले नहीं हो सकता। ये बहस नहीं है अजय जी, मैं इस पर बहस ही नहीं कर रहा हूं कि, और जहां तक संविधान की बात है तो कोई भी पार्टी अपने संविधान से चलती है, न देश के संविधान से। ये इंटरनल पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उन्होंने वहां से सस्पेंड किया है, और उसका एक आधार दिया है कि आप अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं और आप अपनी स्थिति एक्सप्लेन करिए, और अगर कन्विंसिंग स्थिति होगी तो वो क्या कहते हैं, उनको वापस लिया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको प्राथमिक सदस्यता से अभी क्यों नहीं निकाला जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो राज्यसभा की सदस्यता फिर वो बनी रहेगी। डिस्क्वालिफिकेशन का इंतजाम कांग्रेस कर रही है। जी क्या कहेंगे, एक पार्टी के जो प्राथमिक सदस्य कांग्रेस का है और वहीं से नॉमिनेट होकर राज्यसभा में आया है और दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो उसका स्टेटस क्या रहेगा बतौर राज्यसभा? देखिए, अगर पार्टी ने उनको एक्सपेल नहीं किया तो फिर अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है रिजाइन करने से बहुत घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रिजाइन करेंगे तो बाई इलेक्शन होगा राज्यसभा का, और क्योंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जो पार्टी सबसे बड़ी होगी वो पार्टी यहाँ पर वो सीट निकाल लेगी। राज्यसभा का हरियाणा में बाई इलेक्शन हो सकता है और बहुत से लोगों को अपनी बाजू कस लेनी चाहिए। बाई इलेक्शन की टिकट का इंतजाम हो सकता है हरियाणा में, एक सीट ये अलग से खाली हो जाएगी, रेगुलर भी कुछ खाली होने वाली है। प्रदीप जी, राज्यसभा से जाना वीरेंद्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना रिस्की हो सकता है? क्योंकि बीजेपी है ना। रिस्की इसलिए नहीं है कि 2 वर्ष बचे हैं जी, है ना, 2 ही साल बचे हैं। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया है जी। उस पार्टी में वो गए हैं जिससे उनकी विचारधारा कभी मैच नहीं करती है, और वो उस पार्टी के मतलब उस तरह के चेहरे रहे हैं जिस तरह का दिग्विजय तो थोड़ा क्रूड फॉर्म में रहे हैं, लेकिन वो जो एंटी मतलब जार्गन्स में हम कहें कि एंटी कॉम्युनल लाइन चौधरी वीरेंद्र सिंह की बड़ी स्ट्रांग रही है। तो ये उन्होंने एंटी कॉम्युनल लाइन जी और बीजेपी का न्योता, ये थोड़ा समझ से परे है सर, बताइए क्यों? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आदमी लगातार किसी पर हमला कर रहा है, विचारधारा पे करता है, उसकी राजनीति के खिलाफ अपनी राजनीति को करता है, और अपने अंतिम समय में अहम सवाल आ गया। प्रदीप जी ने एक बड़ा क्वेश्चन रेज किया कि एंटी कम्युनल लाइन और बीजेपी में वीरेंद्र का जाना, यानी बीजेपी की आइडियोलॉजी से वीरेंद्र सिंह की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। एक सवाल जी, ऐसे केसेस में जो किसी पार्टी से जिनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है फिर भी उस पार्टी में चले जाते हैं, उसका अंतिम हश्र क्या होता है? देखिए, नहीं, इसका साफ उदाहरण है कि बहुत सारे लोग बीजेपी में आए जो कि आरएसएस के लाइन से नहीं थे। चाहे सिकंदर बख्त थे, बहुत बड़े नेता थे, आखिरी दम तक रहे वो। सुषमा स्वराज को देख लीजिए आप, यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, वो बहुत बड़े नेता हो, झारखंड में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो उस आइडियोलॉजी से नहीं बिलोंग करते थे, फिर भी पार्टी में आए हैं, वो बड़े नेता बने हैं, सक्सेसफुल रहे हैं जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो बैकग्राउंड होना जरूरी है। नंबर 2, नया कारखाना है, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बनने का दाव लग जाता है। आरएसएस को भी पता है बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी को बहुत ही डाइल्यूट कर लिया है। जब ऑपोजिशन में है तो आप जितने राम मंदिर, चाहे 370 का मामला उठा लो, आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला कर लो, सब कुछ आप उठाते रहते हैं, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं आपको पता है कितना आसान नहीं है। उसके बाद जिस चीजों का मेरे पास पहला राउंड आ गया है, वीरेंद्र सिंह पे थोड़ी सी चर्चा जारी रहेगी और फिर आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि वीरेंद्र सिंह के आने का कुलदीप बिश्नोई की सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है। प्रदीप जी, ऐसे लोग, मैं उसी सवाल को कंटिन्यू करता हूं, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती और किसी पार्टी में किन्हीं परिस्थितियों में किन्हीं कारणों से आ जाते हैं, उनका वजूद क्या रहता है? देखिए, दोनों तरह के उदाहरण मौजूद हैं जी।
रातों रात कांग्रेस के प्रवक्ता जगदम्बिका पाल आए और सुबह टिकट ले गए और चुनाव लड़े और जीत गए, पर मंत्री नहीं बने हैं। नहीं, मंत्री नहीं बने। और मंत्री तो भी बहुत सारे ऐसे लोग नहीं बने जो पार्टी के हार्ड कोर थे। जैसे कि माना जा रहा था कि राजू प्रताप रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी ने तो पूरा चुनाव प्रबंध किया, और राजू प्रताप रूडी लालू यादव की श्रीमती अडवाणी जी को हाथ लगाते होंगे ना थोड़ा थोड़ा। नहीं, ये उस कैंप के लोग नहीं। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये उसमें उनको चांस नहीं मिला मंत्री बनने की पार्टी। और फिर जब ये कॉन्सेप्ट हो नरेंद्र मोदी का कि छोटा मंत्रिमंडल और गवर्नेंस परिवार, सुखी परिवार, छोटा गवर्नेंस, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये आज चूंकि राजनीति में उस तरह के सिद्धांत की, मेरा तो मोह भंग उस दिन सबसे पहले हुआ था भारतीय राजनीति से। मैं मानता था इस बात को कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जैसा समाजवादी कभी भी उस पार्टी के साथ तालमेल नहीं करेगा। और वो मैं हमेशा इस बात को सोचता था, लेकिन जब एनडीए के वो कन्वीनर हुए तब मुझे मोह भंग हुआ, और फिर मैंने मान लिया कि इस देश के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से आते हैं और हम हरियाणा की चर्चा मुंबई से आते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। प्रदीप जी, मेरी भी एक जिज्ञासा है विनोद जी, इससे पहले कि आप पहला राउंड बताएं, या चाहें तो आप बता सकते हैं पहले राउंड के नतीजे दूसरे सर्वे के। एक जिज्ञासा है प्रदीप जी मेरी भी कि बीरेंद्र सिंह से जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर वापस लौटेंगे। कैप्टन अजय भी नाराज हुए भी हाल ही में, लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर कोई कश्मकश नहीं थी। पार्टी आलाकमान ने इस्तीफा उनका मंजूर नहीं किया, 2 तारीख को वापस भी ले रहे हैं। साची, एक और विभाग उनका बढ़ा दिया गया है, तो क्या अब अचानक उनकी नाराजगी कांग्रेस से दूर हो गई, और क्या कांग्रेस ने कैप्टन अजय का कद बीरेंद्र सिंह से कहीं ज्यादा आंका? देखिए, बीरेंद्र सिंह ने अपना अड़ंगा पहले लगा दिया था। इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन कभी भी वो हुड्डा के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन सोनिया गांधी को सोनिया नहीं, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक लफ्ज नहीं, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस की राजनीति की है, जीऊंगा और मरूंगा और कांग्रेस के साथ मरूंगा। इसलिए वो ट्रीटमेंट क्या कहते हैं वीरेंद्र सिंह वाला इनको नहीं मिला। इनको मनाने की कोशिश की गई और हर स्तर पर मनाने की कोशिश की गई, और वीरेंद्र सिंह बार्गेनिंग भी दोनों के बीच में हुई। पिछले 1 साल से कौन सा ऐसा अवसर है जब उन्होंने एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे बेशक निशाना साधा, लेकिन उनके हर वक्तव्य का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा था। इसीलिए प्रदीप जी कह रहे थे कि उनको 3 महीने पहले ही चले जाना चाहिए था, क्योंकि आप पार्टी के मंच पे पार्टी को गाली निकालते हैं तो पार्टी की पोजीशन खराब होती है। जब आप पार्टी छोड़ देते हैं तो पार्टी की पोजीशन खराब होती है। याद रखना, राव इंद्रजीत ने भी वही किया था, पार्टी के अंदर रहते हुए कांग्रेस की वो हमेशा पार्टी को गालियां निकाली और बीजेपी में नंबर 1 हो गए। चलिए, राउंड आ गया पहला, और बड़ा दिलचस्प तो नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें रईसा खान नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट का नाम नहीं डाला जाता। ये पार्टियों की पॉपुलैरिटी आदर्श से ट्रीट करेंगे, आदर्श से ट्रीट करेंगे। पार्टियों की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इसमें। बीजेपी पुनाना में 21% वोट ले रही है पहले राउंड में, 5040, और कांग्रेस 27 वोट ले रही है, 6480। इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी से आगे हैं, 23 वोट, 5520। हजका 3 वोट, और बीएसपी यहाँ पे गुल खिला रही है। यूपी बॉर्डर पे है पुनाना, यूपी का बॉर्डर लगता है, और दलित वोट काफी है। मायावती बेशक यहाँ कम आए, लेकिन उनको बिना मांगे यहाँ वोट मिलता है। 13 वोट 3120 बीएसपी, और अदर्स 13 वोट 3120। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जब तक आएगा हम अपने मेहमानों से इस पे चर्चा करेंगे। पर एक अहम सवाल, मुमताज शायद वार्निंग दे रही है ब्रेक के लिए। जी बिल्कुल, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दूसरे सर्वे पर चर्चा जारी रखेंगे, और जो मौजूदा हालात हैं सियासत के सूबे में उन पर भी अपनी इस खास चर्चा को जारी रखेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। अरे छैल चबीले छोरे, वीरा के गजब डिठोरे, एक बैजो देख ले फिर भूले ना। सै सारे कै हरियाली, कण कण में सै खुशहाली, इस देश की पहचान से सब तय
कम बिजली के दाम, खेल नीति में बड़े इनाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान। हम सब ने अब ये ठाना है, ना पीछे कदम हटाना है, आगे बढ़ते जाना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। देश की खातिर अन्न उपजाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे मारे पहलवान हैं, सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में बिछू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, नेक नियत से किया विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा का, सबसे कम बिजली के दाम, फसलों के भी बड़े हैं दाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान, मनरेगा में रेट है हाई, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, नई नई यूनिवर्सिटी लाकर शिक्षा की भी ज्योत जलाई, सबसे ज्यादा निवेश यहाँ, आधुनिकता की रेस यहाँ, पदक लाओ पद पाओ की नीति, बने खिलाड़ियों के नाम यहाँ, ऐसे ही विकास कराना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और इससे पहले कि अपनी इस चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएं, एक नजर फिर से डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। इनेलो ने 62 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, 18 जाट, 5 पंजाबी और बनियों को मिला टिकट, 2 अहीर और 2 मुसलमान भी लिस्ट में। वीरेंद्र के जाने की संभावना से कांग्रेसियों में हड़कंप, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा, चौधरी वजनदार नेता, जाने से जरूर पड़ेगा फर्क। चौधरी वीरेंद्र और कांग्रेस आलाकमान में आंख मिचौली का खेल, बीजेपी में जाने के साफ संकेतों के बावजूद पार्टी नहीं दिखा रही चौधरी को बाहर का रास्ता। झटके पर झटका लगने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को दी नसीहत, कहा अपने रुख में लाएं लचीलापन, बागियों की बढ़ती फहरिस्त पर जताई चिंता। भाजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन का मामला उलझा, सीएम को लेकर दोनों दल झुकने को नहीं है तैयार, टूटने की राह पर गठबंधन। बीजेपी प्रत्याशी को मैदान में उतरने के लिए पास करना होगा इम्तिहान, कार्यकर्ता तय करेंगे नेताओं का भविष्य, प्रत्याशी तय करने के लिए करवाया जा रहा है गुप्त मतदान। चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत, सावित्री जिंदल के इलाके में बनाए जा रहे हैं फर्जी वोट, भाजपा और इनेलो ने भी लगाए फर्जी वोट बनाने के आरोप। और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को मिली राहत, 22 अगस्त तक बढ़ी अंतरिम जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ाई जमानत की अवधि। तो
तो अभी तक की सुर्खियों के बाद रुख करेंगे पुराना विधानसभा क्षेत्र का और आपको सुनाएंगे वहां की जनता की राय पार्टी को लेकर भी और कौन है उनकी नजर में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री। आइए सुनते हैं। इस बार इनेलो की कह रहे हैं, यहाँ तो इनेलो की ज्यादा है। अगले सत्र के लिए मौका अब तो नहीं मिलेगा, कम से कम अब तो इनेलो। मैं इस बार इनेलो को वोट करूंगा। क्यों उन्होंने आगे पहले भी बहुत काम किए हैं, जब उनका संसद खुला है तो अब आने वाले टाइम में भी हमें आशा है वही काम करेंगे। सभी कामकाज बढ़िया है, थोड़ी महंगाई में परेशानी आई है। हुड्डा जी का कामकाज तो अच्छा रहा, लेकिन अब कुछ नहीं है उसके पास। अब देखो तो इनेलो ने तो पहले काफी अच्छा काम किया था, इनेलो की छवि भी है हरियाणा में। तो यदि पुराना की जनता की राय अपने इलाके में किस पार्टी को ज्यादा वजनदार मानती है जनता और किसे चाहती है सीएम बनाना, विनोद जी का रुख करेंगे। यहाँ पर हम दूसरा राउंड तैयार है नतीजों के साथ। विनोद जी बताएंगे अपने दर्शकों को क्या है नतीजे। हमारे पास आ गया है और बड़ा खतरनाक राउंड है कुछ पार्टियों के लिए और कुछ पार्टियों के लिए बहुत अच्छा राउंड है। बीजेपी 11 वोट वैल्यू 2640। कांग्रेस पिछले राउंड के मुकाबले में बहुत पिछड़ गई है, 16 वोट 3840। इंडियन नेशनल लोकदल पिछले राउंड के मुकाबले में 90% की ग्रोथ पे है, यानी कि पिछले राउंड के मुकाबले में 90% वोट ज्यादा मिला है, 41। 9840। हज का 4 वोट, हज की भी प्रोग्रेस हुई है, 960। बीएसपी 8। अदर्स का मतलब कहीं कहीं जुड़ता है रईसा खान के साथ, नहीं तो इतने वोट नहीं आते। 20%, 20 वोट 4800 वोट। 2 राउंड, और राउंड पे चर्चा करने से पहले, क्योंकि 3 राउंड आते हैं तो चर्चा बड़ी मस्त हो जाती है, मेरे लोगों का एक सवाल है, सुबह से फोन कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह को बीजेपी कितनी टिकटें देगी? प्रदीप जी, आपका अपना पॉलिटिकल ओपिनियन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 दशकों में जितना मैंने समझा है, 20 साल में कम से कम मैंने डायरेक्टली कवर किया है भारतीय जनता पार्टी को 20 वर्ष, और बहुत नजदीक से सरकार बनते और गिरते और उनको देखा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े लूजर होने जा रहे हैं। लूजर होने जा रहे हैं, घाटे में जाएगा उनका सौदा, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने। बाकी तो सारी चीज उन्होंने उनको कांग्रेस ने दे दी थी। महासचिव भी बने रहे पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी के, जिसने कई स्टेट्स के प्रभारी रहे। लेकिन अगर क्या कहते हैं ये मुख्यमंत्री बनने का लालच वीरेंद्र सिंह को ले ना डूबे कहीं। क्या राय है जी आपकी? वीरेंद्र सिंह को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आप ये देखें, राव इंद्रजीत सिंह, उनको भी मुख्यमंत्री बनने के सपना हमेशा रहा है और केंद्र में जाकर वो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बने हैं। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है। 4 दिन पहले जुम्मा बीजेपी में गए, टिकट भी ले आए, मंत्री भी बन गए, बत्ती भी मिल गई, थोड़ी बात। वहीं तक पहुंचे जहां कांग्रेस ने उसको पहुंचाया था। कांग्रेस ने उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया था, वहीं तक वो पहुंचे हैं, उससे आगे नहीं जा सके, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बने। यानी अगर वो सबक है कोई, तो राव चौधरी वीरेंद्र सिंह को बीजेपी में आने वाले बड़े नेताओं को बीजेपी से अलर्ट रहना चाहिए। आपको लाइन में क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पर खड़े हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, गवर्नर बनना चाहते हैं। बहुत पुरानी उनकी लिस्ट है। जो लोग बुढ़े हो रहे हैं वो सालों सालों से काम करते रहे बीजेपी के अंदर। आपको बुढ़ों से कोई नाराजगी है क्या? गवर्नर तो बुढ़े ही बनते हैं, और कम से कम बीजेपी तो कांग्रेस से जवान लोगों को गवर्नर बना रही है। नहीं, इंपोर्टेड लोगों को आप बहुत ज्यादा नहीं देंगे। इंपोर्टेड लोगों की खास तो आप बताइए। अब आपसे सवाल, विनोद जी, आप बहुत सवाल किए हैं, लेकिन अब मेरा एक सवाल है आपसे। मैं प्रदीप जी इस सवाल के जाल में फंसूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तीसरा राउंड आ गया है। राउंड हो जाए, लेकिन इसके बाद चर्चा करेंगे कि वीरेंद्र सिंह के बीजेपी में आने का कुलदीप को क्या घाटा है, क्या नफा है, और बीजेपी को कितना नफा है। इस पे जरूर चर्चा करेंगे। मुमताज भी वार्निंग दे रही है, इसकी वार्निंग से पहले मैं रिजल्ट अनाउंस करना चाहूंगा। तीसरा राउंड, बीजेपी पहले राउंड में 21, दूसरे में 11, और दान दक्षिणा वोटर्स की घटती जा रही है। तीसरे राउंड में 10। आईएनसी कांग्रेस दूसरे राउंड से 50% की इंक्रीमेंट के साथ है, यानी तनख्वाह बढ़ गई। 25,
INC 25, ये इसमें एक्यूरेट हिसाब नहीं होता सर, ये मोटा मोटा होता है। 25 INLD पिछले राउंड से कम, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से काफी ज्यादा। 33 वोट वैल्यू तीनों की, बीजेपी की वोट वैल्यू 24, कांग्रेस की 6000 और इंडियन नेशनल लोकदल की 7900, 7920, बीजेपी की 2400, बीजेपी की 2400 अनाउंस कर दी मैंने। हरियाणा जनहित कांग्रेस 3, बीएसपी 9 और अदर्स यहां भी छटका फटका लगा रहे हैं 20, 4800। रईसा खान की तरफ ही हमारा इशारा है बार बार, हर राउंड में वोट आ रहे हैं 20, 20, 20, 53 वोट आ चुके हैं उनको 3 राउंड। और टिकट का हकदार का कांग्रेस का सर्वे, क्या कहेंगे प्रदीप जी? देखिए, जो आपका हकदार का सर्वे है और उसमें मुझे कोई मिसमैच नहीं दिख रहा है कि INLD वहां पर भी नंबर 1 है और पॉपुलर पार्टी में भी नंबर 1, पॉपुलर पार्टी में भी वो नंबर 1 है। और आप कांग्रेस के हालात पे, जैसे उन्होंने कहा था ना कि सारे कैंडिडेट मिला दें तो 200 वोट 216 मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 राउंड में जो कांग्रेस को वोट मिला है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 216 वाली पोजीशन तो उसकी नहीं बन रही है। इसका मतलब उम्मीदवारों का अपना वजूद है, वो ऐड ऑन कर रहा था। और इसीलिए मैं क्या कहते हैं कि वो जो जोड़ के किसी पार्टी के पक्ष में एक रिजल्ट बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं जी, वो तर्क संगत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, वो व्यक्ति के वोट मिलते हैं, व्यक्ति को। हम तो विधानसभा में 50% कंट्रीब्यूशन व्यक्तियों का ही मानते हैं प्रदीप जी। मैं जब से सर्वे कर रहा हूं, जब से कमेंट करता हूं, हमेशा कहता हूं विधानसभा में 50% वैल्यू कैंडिडेट की, लोकसभा में 20% वैल्यू कैंडिडेट की, 80% वैल्यू कांग्रेस की। फिलहाल हरियाणा में हमारे दर्शकों को इंतजार है कि वीरेंद्र सिंह अगर 4-5 टिकटें भी ले जाते हैं तो कुलदीप के कोटे का क्या होगा? अजय जी, देखिए साफ बात है कि वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के जितने कमिटेड सीट थे वो तो अपनी सीट पर अपने लोगों को लड़ाएंगे, यानी अब वीरेंद्र सिंह जो आए हैं तो ऐसी सीटों पर हिस्से उनको दिया जाएगा जहां पर कुलदीप के लड़ने की संभावना थी जी। तो कहीं कुलदीप के 45 सीटों में सेंध लगाया जा रहा है, मतलब 45 नहीं 20-25 सीटों में सेंध लगाया जा रहा है। ओरिजिनल था उस 45 वो तो उसको भूल जाइए, वो तो खेल खत्म, पैसा हजम। जी हाँ, तो अब वो जो 25-20 पे अड़ी है बीजेपी, उसमें भी सेंध लग रही है कि भाई औकात में आ जाओ। लेकिन कुलदीप ने जिस तरह से मतलब ये जैसे एक शतरंज की बाजी होती है, ये लगभग उसी तरह का खेल है ना कि आपने एक सिपाही आगे बढ़ा दिया, उसको चेस कर दिया कुलदीप को भी, अब जवाब दे, वीरेंद्र आ गया। देखिए मेरा मानना है अब क्या करे तेरा भाई, शतरंज की बाजी जो होती है उसमें शय और मात तय होती है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। लेकिन राजनीतिक सियासत की जो शतरंज होती है उसकी बाजी का कोई एंड नहीं होता है, और कहां वो पलटा खाएगी, कहां वो चेक देगी सामने वाले को, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। असली बात लालच की है, वही तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का लालच। अच्छा, कुलदीप को आप क्या असेस करते हैं, कितना नुकसान, और वीरेंद्र को कितनी टिकटें? देखिए कुलदीप के नुकसान, नफे नुकसान को, क्योंकि वीरेंद्र के साथ जितने लोग आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम टिकटार्थी हैं और टिकट की गारंटी चाह रहे हैं, और वीरेंद्र ऊपर से गारंटी मांग रहे हैं। बीजेपी का कल्चर और वीरेंद्र की मांग नीचे से ऊपर तक सब कटोरा लिए खड़े हैं। अर्थात ये हुआ, अगर आपको मैं दूसरे मुहावरे में बोलूं कि ये भी मांग रहे हैं उनके समर्थक, वो भी मांग रहे हैं। उधर इतना बड़ा नेता शामिल हो रहा है, कांग्रेस की बैकबोन पे झटका दे रहा है, कुछ तो मिलेगा। मैं कह रहा हूं 8-10 सीटें तो 10 मिल जाएंगी, 15 मिल जाएं, लेकिन सवाल है कि 10-15 में आपको अगर मिलती भी हैं, आपको उनको जिताना है। लेकिन जो टोटल है खेल 46 सीट का, उसमें आपका गुट क्या कर पाएगा आपकी मुख्यमंत्री के लिए? 50 सीट पे आप कोई प्रभाव देख रहे हैं? अगर वीरेंद्र बीजेपी में गए हैं, पिछली दफा ओम प्रकाश चौटाला से 600 वोट से हार गए थे, इस बार अगर ओम प्रकाश चौटाला जेल से नहीं आए तो उनके परिवार का कोई आदमी फिर सामने होगा वीरेंद्र के, बीजेपी की टिकट और उचाना का मुकाबला। देखिए इसका एक बड़ा दिलचस्प ये होगा कि जो INLD का इस बार है मामला, जो मैं देख पा रहा हूं, जो आपका सर्वे बता रहा है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है, उसमें INLD की जो टेल एंड वाली सीट्स हैं उसमें भी वो सब जगह बढ़ रहा है। आप दिल्ली में रहते हैं और हरियाणा की एक पार्टी के दीवाने लगते हैं। नहीं, हम दिल्ली अभी चुनाव में 2 पलटे और लगने हैं। अच्छा, ब्रेक की वार्निंग आ गई, झगड़ा हो जाएगा। वक्त बहुत कम है, चौथे राउंड के नतीजे जान लेते हैं, फिर एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, बीजेपी ने कुछ तरक्की की है, शायद पुराना शहर और 1-2 शहर छोटे छोटे कस्बे और है आगे हैं। 21 वोट 5040 की वोट वैल्यू।
कांग्रेस जैसे देश में मध्य मार्ग में चलती है, यहाँ भी मध्य मार्गी नतीजे दे रही है। 22 वोट वैल्यू 4800। एक जीरो भूल गए हमारे इलेक्शन ऑफिसर लिखना। इंडियन नेशनल लोकदल 31 वोट 7440। जैसे प्रदीप जी बोल रहे थे वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हजका 0, बीएसपी 11, 2640, अदर्स 15, 3600। प्रदीप जी 4 राउंड और बीएसपी 10,000 वोट से ज्यादा ले चुकी है। किसको नुकसान करेगी? देखिए, बीएसपी का वोट पैटर्न सेट है, चाहे 9 को देख लीजिए चाहे 2014 को देख लीजिए। मोदी लहर में भी उसके वोट परसेंटेज, मोदी लहर में बीएसपी को एक सीट नहीं मिली लोकसभा की यूपी से। सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हरियाणा का जो आंकड़ा है ये रखा है मेरे सामने। मैं वोट परसेंट जो 4 पॉइंट समथिंग आता है उसको हरियाणा में हिल नहीं रहा है। उनका जो परसेंटेज 5% के आसपास है ना, तो और वो एक ही बीएसपी पे चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पर वक्त बहुत कम है हमारे पास। ब्रेक से लौटेंगे तो फाइनल राउंड के नतीजे भी बताएंगे और आखिरकार सामने आएगा कि आखिरकार पुराना हल्के की जनता चाहती क्या है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। अड़े छैल छबीले छोरे वीरा के गजब डिठोरे, एक बैजो देख ले फिर भूले ना। सै सारे कै हरियाली, कण कण में सै खुशहाली, इस देश की तै शान सै सब तै जुदा। हमारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हो हमारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हुडा साहब ने करे प्रयास, सबसे ज्यादा हुए विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा खास। सबसे कम बिजली के दाम, खेल नीति में बड़े इनाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान। हम सब ने अब ये ठाना है, ना पीछे कदम हटाना है, आगे बढ़ते जाना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। हमारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हो हमारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद हमारे इस खास शो के सबसे अहम और सबसे दिलचस्प सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी का रुख करेंगे सबसे पहले। वक्त बहुत कम है विनोद जी, हमारे पास 5वां राउंड आपके पास आ चुका है, 5वां और फाइनल राउंड, उसके नतीजे आप जल्दी से। 5वां राउंड में वैसे तो नोटा जीत रहा है, किसी को वोट नहीं देने वाले। और 5वें राउंड में नोटा में वोट इसलिए भी ज्यादा है कि पहले 4 राउंड में नोटा को कैलकुलेट नहीं किया गया था, 5वें राउंड को मिला के नोटा को कैलकुलेट कर दिया गया है। अब अगर आप मेरे मेहमान इजाजत ने तो मैं नोटा की तरफ से शुरू हो जाऊं। जी जी। नोटा 500 राउंड मिला के 69 वोट, 16,560। इतनी नाराजगी पुराना में सियासत से पहली दफा देखने में मिली है। अदर्स भी, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, नोटा क्योंकि इकट्ठे हो गए तो अदर्स को 3, 720। और इसका प्रभाव जब आंधी आती है तो प्रभाव पूरी इलाके की फसलों पर पड़ता है। बीएसपी पर भी पड़ा है। बीएसपी 240, हजका 480 और वो बता दीजिए। बीएसपी 1, सॉरी हजका 2। मैं थोड़ा धीरे बोल देता हूँ, आपको नोट करने में तकलीफ नहीं हो। वैसे मेरे पास इसकी टोटल काउंटिंग भी आने वाली है 2 मिनट में। INLD 11, लेकिन सबसे ज्यादा, नोटा से कम, उम्मीदवारों से ज्यादा 2640। INC 5, 1200 और बीजेपी 9, 2160। इलेक्शन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे टोटल दे दें तो मैं इस पे चर्चा शुरू कर सकता हूं। पर प्राइमरी इंडिकेशंस क्या है प्रदीप जी?
कोई अंतर नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए आपको टोटल पहले बता ही दीजिए आप। इंडियन नेशनल लोकदल सबसे आगे है 139, 139 वोट। 139 का मतलब 500 के सैंपल पे अगर 139 को देखें तो क्या परसेंटेज है जी? 500 पे वोट वैल्यू नहीं परसेंटेज 30 के आस 30 से कम। 30 से कम 30 से 28%, 28 पॉइंट समथिंग। जी और कांग्रेस 28% ही बनता है, सीधा 140 जी 28 ही बनता है, 28% इनेलो। कांग्रेस नंबर 2 पर 95 जी। तीसरे नंबर पर बीजेपी 72 बीजेपी जी। उसके बाद अदर्स 71। नोटा आपने बताया 69 पिछले चुनाव से इसका विश्लेषण कर लेते हैं, बही खाता निकालते हैं। एचजेसी 12 है तो बीजेपी एचजेसी मिला जी। पिछली दफा आईएनएलडी 23.23% वोट लेके 3% से बसपा से चुनाव जीत गई थी। इस पूरे सर्वे में आईएनसी का 4.5%, पौने 5% वोट उछाला है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वोट चुनाव आते आते सस्टेन करेगा। एक चीज और मैं बोलूं कि हर एक जगह बोलता हूं, यहाँ पर बीजेपी के साथ हजका का वोट भी लगा दीजिए, फिर भी वो नंबर 3 पर है, नंबर 2 पर नहीं आ रही है। पुनाना में नंबर 3 पे ही है। नहीं, लेकिन ग्रीन जोन में है, रेड में है, येलो में है। वो रेड जोन की है, ये रेड जोन वाली बीजेपी के लिए ये सीट रेड जोन है। नहीं, लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसे इलाके से जहां पर 80% समुदाय के लोग हों, हरियाणा के पिछड़ों में से पिछड़ा इलाका है। मेवात तो यूं ही पिछड़ा है, लेकिन मेवात में भी पुनाना सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दस्तक 72 वोटों के साथ एक मायने चौंकाने वाला है। नहीं, चौंकाने वाला नहीं। चौंका रहा है मुमताज? नहीं, हाँ, ये बेहतर बताएंगे क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है कि 72 वोट मायने रखता है और ये रेखांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, हरे जीते कोई राजनीतिक विश्लेषण की यही खूबी होती है। पिछली दफा देख लेते हैं बीजेपी को कितना वोट आया था। पुनाना में पिछली दफा बीजेपी को 1.3% वोट आया था और इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 14% वोट आ रहा है, 6% का। ये ऐसी टेल एंड सीट है, 13% का बढ़ोतरी। अब इस पे चर्चा हो ही जाए, पूरे हरियाणा में क्या असर करेंगे ये 13%? मैं वही कह रहा हूँ कि जीते हारे सीट पे वो साफ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव का देखें तो उसमें राव इंद्रजीत को यहाँ पर 11.42 मिल रहा था, तो भी 3% बढ़ रहा है ना। 2% कहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने सही बात की। तो मुमताज इस पर अपना जब बताएं। जरूर विनोद जी, अजय झा साहब, प्रदीप सौरभ जी, यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस बार मेवात की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी के टिकट मांगने वाले मुसलमान दावेदार भी कई हैं, जो कि अक्सर अमूमन नहीं होते थे किसी भी पिछले प्लान में। तो जाहिर है बीजेपी का पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का भी कुछ असर जरूर हुआ है, मैंने पहले भी कहा। मेवात की तबसरा किया इन्होंने। मुझे एक सवाल और भी पूछना है कि अगर बीजेपी मेवात में बढ़ती है, नुकसान किसको? देखिए, दोनों पार्टी जो है वो क्या कहते हैं कि चाहे एनएलडी हो चाहे कांग्रेस तो अपने को चैंपियन मानती है, सेकुलरिज्म का ठेकेदार। और वो उसका उन्होंने भी डोज खाया 2014 के लोकसभा चुनाव में कि 55 सीटें भी नहीं ला पाए और एलओपी भी नहीं बन पा रहा है। तो इसका नुकसान दोनों पार्टी को होगा, क्योंकि एनएलडी का भी वहां जनाधार है और ये जो मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर वहां जाता है वो इन दोनों ही पार्टी को जाता है। लेकिन ये 72 वोट, चलिए मैं वोट वैल्यू डिस्कस कर देता हूं। अब तक वोट वैल्यू के हिसाब से टोटल बीजेपी को 72 वोट मिला, वोट वैल्यू 17,280। कांग्रेस को 95 वोट मिला, वोट वैल्यू 22,800। यानी कि कांग्रेस बीजेपी से लगभग 52-5300 वोट से आगे। पहला इशारा ये लग रहा है कि बीजेपी जितना वोट ले रही है वो कांग्रेस को नुकसान कर रही है। आईएनएलडी 140 वोट, अजय जी आपने 139 बताए थे, हमारी टीम ने कैलकुलेट किया 140, 33,600। कांग्रेस से लगभग पौने 11,000 और बीजेपी से पूरे 16,000 वोट आगे आईएनएलडी। ये हमारे उस ग्राफ से जंप मार गई सीट, जो रेड लाइट का ग्राफ है, ग्रीन येलो, ये सीट लोकदल के लिए। मुझे लगता है अगर कोई उलझन हो तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। 139 फिर भी 10,000 से प्लस बनती है। विनोद जी सीएम का भी अनाउंस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प है। सीएम का भी अनाउंस करते हैं, सीएम के बिना तो बात ही नहीं बनेगी मैडम। येलो में जा रही है ये सीट, हजका को 2880 और बीएसपी कल चर्चा करेंगे 10,080 वोट ले रही है, अदर 17,040 ले रहे हैं और नोटा 16,560। ये नोटा वाले कहीं तो जाएंगे।
घर तो बैठेंगे नहीं, यही मुकाबला बनाएंगे। मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा करें। ये सर्वे जब मुख्यमंत्री के सर्वे के साथ मैच होगा तो हम ठीक से टिप्पणी ले पाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी 95 ही वोट मिले हैं यहाँ, 22,800। मैच कर रहा है एकदम 139 ओम प्रकाश चौटाला को, उनकी पार्टी को भी उतने ही। और राव इंद्रजीत सिंह 49 वोट मिले हैं, 11,760। राव इंद्रजीत सिंह की भी ग्रैंड एंट्री हो रही है यहाँ। रामविलास शर्मा को शायद यहाँ लोग नहीं पहचानते हैं, इसलिए 480 वोट। कुलदीप बिश्नोई को 12, 2880। और अदर्स को 17 और नोटा 186। 44,640 लोगों को पुनाना में इन पांचों में से कोई सीएम पसंद नहीं है। प्रदीप जी, ये मैं आपका वो अपना सुन नहीं पाया। चौटाला जी का बता दीजिए। चौटाला जी के बता दीजिए और हुड्डा जी का। हुड्डा जी का 95 था। हाँ, चौटाला 139, 33,360, 139 चौटाला। देखिए विनोद जी, अब बहुत साफ साफ तस्वीर, तीनों आंकड़े आपके सामने हैं। अगर मुख्यमंत्री का ग्राफ, पार्टी का ग्राफ और उम्मीदवार का ग्राफ देखें तो यहाँ आईएनएलडी थ्रू होती दिख रही है। और उसके सामने जो चुनौती बन रही है, कांग्रेस नहीं बन रही है, निर्दलीय मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को होशियारी एक लाइन में अजय जी की राय, हालांकि जो हमने पैरामीटर्स बनाए कि 10,000 और 5,000 से नीचे की हार जीत वाली सीट येलो में और उससे ऊपर ग्रीन में, यहाँ पे वो 11,000 करीब है मामला। आप ये मानदंड तोड़ दें, ये ग्रीन में आईएनएलडी की सीट, तो आईएनएलडी को ग्रीन दे दें। जी हाँ, ग्रीन। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? आईएनएलडी को ग्रीन के अकाउंट में डाल दें। आप बिल्कुल डाल सकते हैं। पुनाना सीट आईएनएलडी के लिए ग्रीन जोन की तरफ जा रही है, बशर्ते बीजेपी बहुत डैमेज ना कर दे। उनके कैंडिडेटर के खिलाफ कोई बगावत ना हो, ये भी एक शर्त है। अगर बगावत होती है तो नुकसान होता है। और अब मुमताज जी की तरफ हम चलेंगे। बिल्कुल, तो आज अपनी इस खास पेशकश के जरिए हमने आपको दिखाया पुनाना विधानसभा क्षेत्र का सर्वे और बताया कि आखिरकार वहां की जनता क्या चाहती है, कौन सी पार्टी उस हल्के की जनता को पसंद है, किस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं और किसे चाहते हैं सीएम बनाना इस सूबे का। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अजय झा साहब, प्रदीप सौरभ जी, विनोद मेहता जी, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन तमाम खास और अहम चर्चाओं में शामिल होने के लिए। शुक्रिया करने से पहले हम कल की सीट का भी जिक्र कर देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे फिरोजपुर झिरका के साथ इसी वक्त। जी बिल्कुल, और साथ ही हमारे काउंटिंग ऑफिसर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में एक अहम रोल अदा करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार इस नई विधानसभा क्षेत्र के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खोज इंडिया। नमस्कार।